छठ का जो पूरा आयोजन किया था वो भी बिहार के लोगों को एक मैसेज था और उसका भी बहुत अच्छा असर पड़ा, ये तो दिख रहा है। रविंदर, दिल्ली में जो एक बात जरूर यहाँ पर कहना चाहेंगे, आपने छठ की बात की, वो बात सही है, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो छुट्टी पे घर गए हुए थे और वहां पर ये बात भी कही जा रही है कि इस वक्त मत प्रतिशत में वो फर्क बहुत पड़ा कि बहुत से लोग छठ की छुट्टी पे आए ही हुए थे, तो यहाँ पर जो हो रहा था वहां पर उसका असर हो ही रहा था, ये बात तो स्पष्ट थी। इस वक्त चुनाव की ब्रेकिंग, जी हाँ, बिहार में एनडीए की आंधी, इस वक्त की बड़ी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में एनडीए की आंधी है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से एनडीए रुझानों में 195 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और अमित शाह ने जाकर वहां कहा था हम 180 सीटें तक जीत सकते हैं, लेकिन जो अमित शाह का प्रेडिक्शन था, बीजेपी उससे भी ज्यादा, एनडीए उससे भी ज्यादा, बीजेपी इस वक्त सिंगल लार्जेस्ट पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी 88 सीटों पर, जेडीयू दूसरे नंबर पर 79 सीटों पर है और इसके अलावा एलजेपी 21 सीटों पर, आरजेडी और कांग्रेस का बेहद खराब प्रदर्शन जो है। इस वक्त कह सकते हैं कि लालू यादव क्या जो पूरी की पूरी लिगेसी थी, वीआईपी का भी सुपड़ा साफ हो रहा है। और हम कह रहे थे राहुल गांधी खुद तो डूबते हैं, दूसरों को भी डुबा देते हैं, और राहुल गांधी का छलांग मारने का वीडियो आज याद कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, जब राहुल गांधी ने वहां पर नदी में जाकर छलांग लगाई थी, तो राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना उनका नाम लिए कहा था कि कुछ लोग चुनाव नतीजे आने के बाद डूबने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और लगभग वही हो रहा है। पूरी तरह से महागठबंधन बह गया है, जो आंधी आई है, जो बाढ़ आई है, उसमें पूरी तरह से बह गया है। रुझान देखिए, तस्वीर देखिए, पूरी तरह से बीजेपी का भगवा और साथ साथ जेडीयू का जो हरा रंग है, पूरे बिहार में वो पूरी तरह से जो है वो आपको एक रंगी दिख रहा है, पूरा का पूरा बिहार। अरे सीटों पे आगे है, कांग्रेस 4 सीटों पे आगे है। ये बहुत ये एक बड़ी चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इतनी छोटी पार्टी नहीं, इसीलिए कि वो फोकस्ड है, उनको पता है कि हमें क्या मुद्दे हमारे हैं, कैसे लेने हैं। कांग्रेस लेके चली अल्लाबरू को, कन्हैया कुमार को यात्रा निकाला वहां पे कि पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा, और बाद में कन्हैया कुमार को वापस कर लिया। कन्हैया कुमार साइड लाइन, यात्रा का दूसरे के लिए गई ही नहीं। तो क्या करना है जब पता ही नहीं आपको, तो फिर वही होगा जो हुआ। यूपी पे इसका इम्पैक्ट, क्योंकि फिर से कह रहा हूं, अब जो है यूपी, शेखर जी ने सही कहा, इसका इम्पैक्ट तमिलनाडु पर, लेकिन देश के लिए यूपी बहुत बड़ा चुनाव होगा, बीजेपी एनडीए के लिए बहुत बड़ा चुनाव होगा। यूपी में अखिलेश यादव आज जो है सबसे ज्यादा, मुझे लगता है तेजस्वी यादव के बाद सबसे ज्यादा चिंतित, परेशान, और आज जिसको नींद नहीं आने वाली वो अखिलेश यादव होंगे। अशोक, उसके पहले बता दूं कि आज 14 नवंबर है, जवाहरलाल नेहरू की जन्मदिन है और कांग्रेस का ये हाल है, जन्मदिन के दिन कांग्रेस का ये हाल है। तो अखिलेश यादव बिहार के हालत देख लिए, वहाँ कांग्रेस, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ गलबैया निकाल रहे थे, वोट अधिकार यात्रा, एसआईआर। जब तेजस्वी यादव वहाँ लोकल क्राइम की बात करते थे, रोजगार की बात करते थे, अपने वायदे कर रहे थे 6 महीना पहले, ये एसआईआर की बात कर रहे हैं, और बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे घुसपैठियों तक लेकर, कि घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी, महागठबंधन उसमें साथ है। तो जाहिर सी बात, अखिलेश यादव को अब सोचना पड़ेगा कि भाई भाई की जगह पर मैं अकेले लड़ूं या फिर भाई भाई को अपने गले में बांधकर उनके साथ चुनाव लड़ना। नतीजे दिखा रहे हैं कि यूपी में भी अखिलेश यादव, जो दीपावली पर जाकर इस तरह कमेंट करते हैं, बिहार में छठ को लेकर राहुल गांधी कमेंट करते हैं, और बीजेपी उसे सियासी तौर पर लोगों के सामने रखती है कि हमारे हिंदू पर्वों पर भी करते हैं। तो अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि राहुल गांधी के साथ इस बार जाना है या फिर अकेले ही हम कोशिश करें। सोनाली, एक मिनट, सोनाली हमारे साथ है, बड़ी देर से वो कुछ कह रही, जन सुराज। मैं, सोनाली जी, आप अपनी बात संक्षेप में कहिएगा। एक छोटा सा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अब जब सब कुछ नतीजे हमारे सामने होंगे, तो सबसे पहले कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से कहा जाएगा कि आप लोग बीजेपी एनडीए की बी टीम थे और आपने उनको जिताने के लिए काम किया। क्या जवाब देंगी? नहीं, ये आरोप पहले से भी लग रहे हैं और आगे जिनको जो भी बोलना है वो बोलते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं यहाँ पे ये बात कहना जरूर चाहूंगी कि चुनाव के नतीजे बिल्कुल कुछ और होते अगर ये इलेक्शन हर पार्टी फेयर फील्ड पे लड़ती। जिस ढंग से कुछ देर पहले एक हमारे पैनलिस्ट ने चर्चा की थी कि 10,000 रुपए की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और ये बात पूरा बिहार जानता है और पूरी मीडिया जानती है, पूरा भारत जानता है कि जिस ढंग से 10,000 रुपए दे के वोटों को इन्फ्लुएंस किया गया, जिस ढंग से हर योजनाओं को अंत समय पर लागू किया गया, ये वोटर को इन्फ्लुएंस करने का पूरा बहुत बड़ा इसका रोल रहा है। और कहीं ना कहीं हर कोई जानता है कि जिस ढंग से कोड ऑफ कंडक्ट में काफी वॉयलेशन हुआ है, जिस ढंग से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, और जिस ढंग से हर डिपार्टमेंट के पैसे को डाइवर्ट इधर किया गया, स्कीम 30,000 करोड़ रुपए को डाइवर्ट किया गया है,
तो ये इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। और मैं यही कहूंगी कि ये इलेक्शन हर पार्टी ने फेयर फील्ड पे नहीं लड़ा है। अगर फेयर फील्ड पे ये इलेक्शन हर पार्टी लड़ी होती तो आज रिजल्ट डेफिनेटली कुछ और होते। सोनाली जी अभी थोड़ी देर पहले तक जनसुराज के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि हम जनता का फैसला है, स्वीकार है और जनता ने जो किया वो स्वीकार है। अब जो है ऐसा लग रहा है आप कांग्रेस और आरजेडी की बी टीम बनते जा रहे हैं आरोप लगाने में कि जी हम तो इसलिए हारे क्योंकि वोट चोरी हो गया, इलेक्शन फेयर नहीं था। लेकिन एक बात स्पष्ट है सोनाली जी, और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि जो सच है हम इसे मानते, जनता का जनादेश जो है हम इसे बिल्कुल स्वीकार करते हैं। मुझे लगता है महेश जी छोटा सा कमेंट करेंगे। एक मिनट महेश जी छोटा सा कमेंट करना चाहते हैं जेडीयू। महेश जी जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है 30 सेकंड। मैं जनसुराज के प्रवक्ता से ये पूछना चाह रहा था कि प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि जेडीयू को अगर 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो हम इस्तीफा दे देंगे राजनीति से, तो क्या वो कब इस्तीफा दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी? बिल्कुल ये बात तभी लागू होगी ना जब सारे पार्टी अगर फेयर फील्ड पे इलेक्शन लड़ेगी। उनका पैमाना अलग हो गया है। लेकिन सोनाली जी एक बात स्पष्ट है, जो जीता वो नेता है, नेताओं का क्या है, कुछ भी कह देते हैं चुनाव में, एक बार फिर साबित हो गई। अपना जनादेश दे दिया है। यहाँ पर इस वक्त के आंकड़े आपके सामने, अगर 2020 से तुलना करें तो ये बड़े दिलचस्प आंकड़े आ रहे हैं, क्योंकि 74 सीटें हम जानते हैं 2020 में बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब 89 सीटों पर बीजेपी आगे है, जदयू 43 सीटों पर। लेकिन ये आंकड़े आपके सामने हम आगे भी रखते रहेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है उसके पहले, लेकिन दर्शकों को ये बताना जी आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा जिस तरह से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय जाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उनका भाषण होता है, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाते हैं। आज भी बिहार की इस भारी जीत जो संभावित दिख रही है, प्रधानमंत्री जाएंगे बीजेपी कार्यालय को। बिल्कुल ये तो तय है, लेकिन अभी जो है इस वक्त की जो बड़ी खबर है, बिहार में बीजेपी, एनडीए और जेडीयू बहुत बड़ी जीत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी रुझान जो है हमारे सामने नतीजे में बदल रहे हैं और आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार बने रहिए, क्योंकि सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपको सिर्फ और सिर्फ डीडी न्यूज पर मिलते रहेंगे। आज की बड़ी खबर यह है कि एनडीए एक बार फिर से बिहार में वापसी कर रही है जोरदार तरीके से। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। यहाँ पे ब्रेक लेके रुकेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और इंपॉर्टेंट आंकड़ों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं डीडी न्यूज सटीक नतीजों के लिए। जनादेश के सह प्रायोजक थे जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, खेती का गेम चेंजर। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझान जो अब नतीजों में बदलते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर तो ये साफ पेश कर रहे हैं कि मोदी और नीतीश की जोड़ी ने बिहार में सिर्फ आंधी नहीं ला दी, तूफान ला दिया है। वह बरस पर तेजस्वी का तेज यहां बिल्कुल फीका पड़ता हुआ नजर आया। आइए आपको ब्रेकअप के जरिए बताते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी का तेज चल नहीं पाया, कांग्रेस फिसड्डी साबित हुई, लेकिन बीजेपी यहां जेडीयू और बीजेपी के बीच में कहा जा रहा था कि कौन होगा बिग ब्रदर, यानी बीजेपी का जादू चल गया बिहार में, यानी मोदी और नीतीश की जोड़ी को एक बार फिर जनता ने पसंद किया है और 5वें बार कार्यकाल के लिए नीतीश कुमार एक बार फिर यहां तैयार नजर आ रहे हैं। आइए क्षेत्रवार तरीके से आपको बताते कि इस बार एनडीए वर्सेस महागठबंधन के बीच जो कड़ा मुकाबला नजर आ रहा था वो जनादेश में किस तरीके से नजर आया। 197 सीटें यानी 200 के करीब, जादुई आंकड़ा 122 था, कई आगे एनडीए में निकल चुके हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो महज 40 सीटों पर इस बार सिमटी हुई नजर आ रही है। बात करते हैं मिथिला की, सांस्कृतिक रूप से यह क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। यहां समीकरण देखें 2020 से 2025 में तुलनात्मक तरीके से देखा जाए तो कैसे नतीजों में यहां बदलाव आता हुआ नजर आया। बीजेपी 11 सीटों पर थी 2020 में, वहीं 11 सीटों पर 2025 में भी है मिथिला में। जेडीयू की बात करें तो 9 सीटों पर थी, जेडीयू जीती थी, वहीं 12 सीटें इस बार जीती है मिथिला में। वहीं कांग्रेस 0 पर, यानी इस बार भी कांग्रेस का सुपड़ा कहीं ना कहीं साफ नजर आए। अगले क्षेत्रवार पर जाएंगे तो बात करते हैं भोजपुर क्षेत्र की, 46 सीटें यहां से आती हैं। अगर इस क्षेत्र की बात की जाए तो 46 सीटों में जो रुझान कह रहे हैं 2025 के, वहां बीजेपी को मिली है बहुत बड़ी बढ़त। 9 सीटें थी सिर्फ 2020 में, उसके बाद डबल का
फैक्टर यहाँ काम किया। 18 सीटें यहाँ जेडीयू 2 पर थी सिर्फ और सिर्फ 2020 में, यहाँ 13 सीटें, यानी कि मल्टीप्लाई कर लीजिए आप कितने फैक्टर्स यहाँ काम किए हैं। यहाँ बिहार में 3 बड़े फैक्टर्स काम कर रहे थे, महिला, युवा और जातीय समीकरण। लेकिन बिहार की जनता ने जिस तरीके से जनादेश दिया अपने रुझानों के जरिए, साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार की जनता चाहती थी बिहार का विकास, क्योंकि बिहार के चुनाव प्रचार में बात हो रही थी बिहार के विकास की, बात हो रही थी बदलते बिहार की, और इसी तरीके से कुछ यहाँ रुझान भी नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से अगला अंक की बात करेंगे, 28 सीटें यहाँ पर। वहाँ बीजेपी देखिए 2020 में भी 9 पर थी, अभी भी 9 पर है। जेडीयू 7 से 12 पर यहाँ पहुंच गई है। इसके बाद कुछ प्रमुख चेहरों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रमुख चेहरे बड़े महत्वपूर्ण माने जा रहे थे, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर थी। और वीआईपी सीट की बात करते हैं। वीआईपी सीट यानी कि वो दिग्गज जिनका क्या दम दिखा इस बार या नहीं दिखा, उसमें सम्राट चौधरी बड़ा नाम था, विजय कुमार सिन्हा, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, यानी 2 भाई, दोनों भाई का रंग इस बार फीका पड़ा, लेकिन भगवा और हरा रंग जमकर बिहार में चमका। और इसी वजह से बिहार में एनडीए में ढोल धमाके बज रहे हैं, जश्न का माहौल है। आइए आपको वीआईपी सीट की तरफ लेकर चले तो लखीसराय के बारे में आपको बताते हैं। लखीसराय विजय कुमार सिन्हा पीछे नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार देखिए अब 24,914 वोट इनको मिले हैं, 6,817 वोटों का अंतर यहां दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें राघोपुर सीट की, यहां तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा और आरजेडी के नेता, महज 585 वोटों का अंतर अभी है। लेकिन देखते हैं कि गणित किस तरीके से आगे बढ़ेगा यहाँ पर। हालांकि अभी रुझान है 31,654 इनको वोट मिले, वहीं सतीश कुमार को 31,069 यहाँ वोट मिले हैं। इसके साथ साथ महुआ सीट को बड़ा इंपॉर्टेंट सीट माना जा रहा था। ये यहाँ देखते हैं कि किस तरीके से मुकेश कुमार रोशन जो हैं वो पीछे चल रहे हैं, और संजय कुमार सिंह जो है 26,048 वोट से, यहाँ तेज प्रताप यादव भी इस सीट से हैं, वो भी यहाँ कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं। तो अगर इन समीकरणों की बात करें, इन रुझानों की बात करें, तो साफ तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत हुई है। एग्जिट पोल ने भी यह भविष्यवाणी नहीं की थी कि इस तरीके से एनडीए को बम्पर जीत मिलेगी, लेकिन सभी रुझानों को अगर मिलाकर देख लें तो तस्वीर साफ है कि एनडीए की सरकार इस बार बिहार में बनने वाली है, यानी कि सत्ता की चाबी एनडीए के हाथ आ ही चुकी है। ओवर टू स्टूडियो। जनादेश के सह प्रायोजक हैं जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति नैनो डीएपी, खेती का गेम चेंजर। तो बिहार में चल गया है मोदी नीतीश का मैजिक। रुझानों में एनडीए डबल सेंचुरी की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है ये गठबंधन, और एक तरीके से कह सकते हैं कि सुनामी सी आ गई है बिहार में, जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा रहा था। एग्जिट पोल ने भी इतना बड़ा मार्जिन नहीं दिया था, लेकिन लग रहा है कि महिलाओं की जो नारी शक्ति जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा था, उसने अपना मैजिक दिखा दिया है। आरिंद, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि सुबह से जिस प्रकार से एक ट्रेंड सेट हुआ है रुझानों का नतीजों की ओर बढ़ते हुए, उसमें एनडीए लगातार आगे बना रहा, और अब जो बहुमत का आंकड़ा है उससे बहुत आगे, 2/3 से आंकड़े से भी आगे, करीब 80% वोट शेयर के साथ में, 80% सीटों के साथ में एक तरीके से ये सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बड़ी बात यही है, एक बार फिर से बिहार में एनडीए सरकार। इन तमाम आंकड़ों का विश्लेषण भी करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बिहार में फिर चला मोदी नीतीश का मैजिक। रुझानों में एनडीए डबल सेंचुरी की ओर। रुझानों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, चिराग का भी चला चमत्कार। बिहार के रण में नहीं चला तेजस्वी का प्रण। एनडीए की सुनामी में डूबी लालटेन, महागठबंधन की कमजोर कड़ी साबित हुई कांग्रेस। रुझानों में हाफ सेंचुरी से भी नीचे महागठबंधन। राघोपुर सीट पर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव पीछे, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा अपनी अपनी सीट पर आगे। महुआ सीट से तेज प्रताप चौथे नंबर पर। और 7 राज्यों की 8 सीटों पर भी मतगणना। जम्मू कश्मीर की नगरोटा से बीजेपी और मिजोरम की डंपा सीट पर एमएनएफ की जीत। राजस्थान की अंता सीट से कांग्रेस आगे, बाकी सीटों पर
सत्तारूढ़ दल आगे। तो दोपहर का 1 बज चुका है और अपने आप में इस वक्त की तमाम बड़ी सियासी खबर बिहार से स्पष्ट हो चुकी है कि आखिर अब की बार बिहार में एनडीए की फिर से बन गई है सरकार और ये बिहार के रुझानों में एनडीए की सुनामी दिखाई पड़ रही है। 2/3 बहुमत से ज्यादा, दहाई का जो दो शतक लगाने की जो बात हो रही थी, दोहरा शतक 198 तक बम्पर आंकड़ा पहुंचा है एनडीए का। और अपने आप में अगर ये 200 पहुंचता है तो रीमा ये वही बात होगी जो शुरुआत में कहा गया था, अब की बार 200 पार। बिल्कुल। और अब अमित शाह की स्ट्रेटेजी की भी बात हो रही है। भाजपा क्योंकि 90 सीटों पर चल रही है आगे, यानी भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरती हुई दिखाई दे रही है। 16 सीटों का फायदा दिखाई दे रहा है। भाजपा का ये स्ट्राइक रेट जिसकी चर्चा हो रही है वो भी बेहद ही शानदार रह रहा है और इसीलिए भाजपा, जैसा कि हमने बताया, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नंबर 2 पर अगर बात करें तो जेडीयू को एक जबरदस्त फायदा होता हुआ दिख रहा है। 89 सीटों पर बढ़त जेडीयू की है, यानी 37 सीटों का अगर 2020 के चुनाव से बात करें तो फायदा है। और चिराग पासवान 21 सीटों पर आगे चल रहे हैं, यानी पिछली बार उन्होंने वोट कटवा की भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार महागठबंधन का कोई नैरेटिव नहीं चल पाया। बिल्कुल। और 5 पांडवों की तरह से मिलकर एनडीए के सहयोगी दलों के लड़ने की जो बात की जा रही थी उसका एक बड़ा एक असर दिखाई पड़ रहा है और जनता ने नकारी है वोट चोरी की सियासत। ये भी अपने आप में है क्योंकि एक बड़ा हुआ बम्पर वोटिंग 2 चरणों में देखने को मिला था, जिसमें युवा महिला सभी ने बढ़ के मतदान किया था और उस मतदान का ट्रांसलेशन सीटों के नजरिए से अगर ये 200 के आंकड़े को छूता हुआ एनडीए के पक्ष में जा रहा है तो ये दिखाता है कि प्रो इनकम्बेंसी बीते 20 साल के बाद डबल इंजन की सरकार के काम पर मुहर लगी है। और जो बात एनडीए के तमाम स्टार प्रचारक कह रहे थे कि साहब जंगल राज की वापसी मत कीजिए, उसको जनता ने स्वीकारा। और इसीलिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बाइट या वो बयान जो उन्होंने प्रचार के दौरान अपना जीत का दावा किया था सच साबित होता हुआ दिख रहा है। शुरुआती रुझानों में एनडीए ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनडीए अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है। विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री की वही बाइट। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। तो विजय उत्सव की तैयारी एक तरीके से बेहद महत्वपूर्ण तरीके से और कहा था, और ये शायद कई बार हमने देखा है कि प्रधानमंत्री हो या आपने अमित शाह का जिक्र किया, बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से जमीन की नब्ज को समझना, राजनीतिक पहल को समझना और उस आधार पर पूरी स्ट्रेटजी बनाना। और शायद वो अगर बयान जो बात हमने अभी सुनाई है वो अपने आप में आज सच साबित होती दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल। और ये भी हमने देखा कि किस तरह से सिर्फ एक रोड शो था जो कि पटना में था प्रधानमंत्री का, और जहां जहां प्रधानमंत्री की रैलियां हुई 12 रैलियां 14 रैलियां, वहां सबसे ज्यादा मतदान का प्रतिशत रहा, यानी लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और नीतीश कुमार के काम पर बिहार में अपना मत दिया है। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आजादी के बाद से बिहार में इस बार के चुनाव में, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, सबसे ज्यादा वोटिंग देखने को मिली है और उसमें भी महिलाओं का नंबर ज्यादा था। 2020 के चुनाव से बात की जाए तो लगभग 10% ज्यादा वोटिंग हुई है। तो जब ज्यादा वोटिंग करके भी लोग एक पुष्ट तरीके से एक स्पष्ट जनादेश दे रहे हैं, यानी स्पष्ट तौर पे बता रहे हैं कि साहब हमको ये वाली सरकार चाहिए। और इसका मतलब सुशासन, विश्वसनीयता, डिलीवरी काम की, ये तमाम बातें ऐसी रही जिसको इस बार बिहार की जनता ने मान लिया। और एक नया ट्रेंड भी है जिस पर आगे भी चर्चा होगी आर्यन, कि अब प्रो इनकम्बेंसी की लहर जो है 2014 से हम देख रहे हैं केंद्र में, और बिहार में भी 20 साल से लगातार वही बात दिखाई दे रही है। बिल्कुल। हमारे साथ में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर तिवारी जी भी स्टूडियो में मौजूद है। राजकिशोर जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सवाल यही कि हमने जो प्रो इनकम्बेंसी की हम बात कर रहे हैं, 20 साल के प्रो इनकम्बेंसी के बाद अगर बिहार में एनडीए की सरकार इस इतने प्रचंड बहुमत से अगर आ रही है तो ये अपने आप में बेहद बड़े अलग प्रकार के ट्रेंड को दिखाता है। और ये पहला नहीं है, बिहार से पहले भी हमने कई राज्यों में देखा, गुजरात में भी देखा कि किस प्रकार की स्थितियां रही है कि वहां पे भी सरकार अपने काम के आधार पर रिपीट होती रही है। बिहार का ये जनादेश क्या बड़े संदेश देता है? सबसे बड़ी बात यह है आर्यन कि आप अगर देखें कि ये जो पूरा मैंडेट है ये सकारात्मक मैंडेट है। ये एंटी इनकम्बेंसी जो होता है ना, किसी को हटाने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि जो काम किया गया और जो कहा गया उसकी विश्वसनीयता का संदेश है। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर महागठबंधन
जो राजनीति करता चला आ रहा था, विध्वंसक राजनीति जिसको मैं कहूंगा, नकारात्मक राजनीति करता चला आ रहा था, उसका जनता से कनेक्ट नहीं है। ये यहां पर ये साबित होता है पूरी तरीके से, क्योंकि जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि कैसे बिहार बदले, बिहार की जो उसकी अपनी अस्मिता है, बिहार की जो अपनी पहचान है, वो अतीत जीवी ना होकर बल्कि प्रगति के पथ पर जैसे पूरा भारत बढ़ रहा है, विश्व में अपनी अपनी अमिट छाप छोड़ रहा है, तो सिर्फ नालंदा और तक्षशिला वाला जो पुराना जो अतीत लेकर, हमेशा वैशाली का अतीत लेकर जो चलते चले आ रहे थे, उस थाती के बजाय वो वाकई भारत की प्रगति में अपना योगदान दे सके, ये यहां पर दिखाता है। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार का 20 वर्षों का शासन और नरेंद्र मोदी का वहां पर उनका साथ होना, और उससे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सब कुछ करने के बाद भी महागठबंधन में स्थिति यह थी कि आगे नाथ न पीछे पगहा, और यहां पर एनडीए पूरा चुनाव लड़ रहा था। बल्कि रीमा, तो आप चुनाव में खैर आप शर्त जीत गई, मैंने 160 सीटें कही थी, 140 से 160, आप कह रही थी कि पौने 200 से मैंने कहा था महिलाओं का वोट अगर काउंट इतना ज्यादा हो रहा है तो वो फिर आंकड़ा आगे चल सकता है। लेकिन हमारे साथ जरा रंजन जी जुड़ गए हैं, एलजेपी के प्रवक्ता। अब रंजन जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि गजबे कर देनी, गर्दा उड़ा दिए, महागठबंधन को कहां पीछे छोड़ दिया आपने। और सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट तो आप लोगों का, मतलब एलजेपी 21 सीटें, अनुमान था ये? रीमा जी नमस्कार, सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार। रीमा जी, आप जानते हैं हमारी पार्टी स्ट्राइक रेट के लिए ही जानी जाती है। हम लोग अपनी ही स्ट्राइक रेट को नहीं बनाया, बल्कि एनडीए में रहकर हमारे नेता ने बाकी जो घटक दल है उनके भी स्ट्राइक रेट को भी सुधारा है। अगर पीछे के चुनावों को आप मद्देनजर देख ले तो चिराग पासवान जी के आने के का असर क्या हो रहा है ये आपको सीटों में दिख रही है। मैंने निरंतरता में मीडिया के सामने 2-3 चीज मैंने भविष्यवाणी की है। पहला भविष्यवाणी था कि 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे, और दूसरा भविष्यवाणी था कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों पुत्र चुनाव हार रहे हैं। तो ये दोनों जो भविष्यवाणी है मेरा सच साबित होता हुआ दिख रहा है। हमारे नेता के प्रति जो विश्वसनीयता है, आदरणीय मोदी जी के प्रति जो लोगों का विश्वसनीयता है, और सुशासन बाबू हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो कार्यशैली है उसको जनादेश के रूप में अब नहीं रंजन जी, अब ये बातें तो आ ही गई हैं सामने, लेकिन मुझे बताइए, चिराग पासवान आपकी पार्टी उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी रखने वाली है क्या? हम लोग महागठबंधन वाले लोग नहीं है जो पहले चुनाव हुआ नहीं, पहले गठबंधन की सीटें तय नहीं हुई, उम्मीदवार नहीं तय हुए, या उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पहले तय हो गए। ये देख लीजिए, उप मुख्यमंत्री का इतना बंदरबाट था उनके दल में कि जनता भी जानती थी कि इनके बीच का जो कंफ्यूजन था, 13 सीट पर ये फ्रेंडली फाइट की बात करते थे, ये जनता को, अपने चाहने वाले को कंफ्यूजन में रखा, अपने वर्कर को कंफ्यूजन में रखा, और नेता प्रतिपक्ष सहित बाकी लोगों में जो घटक दल के उनके लोग थे उनमें समन्वय की कमी दिखी, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं। दूसरे तरफ उनके जो चुनावी वायदे, आप रीमा जी ध्यान से देखिएगा, उनके चुनावी वायदे कभी भी प्रैक्टिकली ये मतलब वो नहीं है, ये साउंड नहीं करता है, प्रैक्टिकली ये गुड साउंड नहीं करता है उनके जितने भी वादे थे। और जो ज्यादा वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है वो महिलाओं का उसमें भूमिका रहा है, और महिलाओं के प्रति जो रंजन जी लेकिन चिराग जी तो लगातार युवाओं की ज्यादा बात करते हैं, और युवा वोटर भी इस बार बहुत थे, लेकिन ये कहा जा रहा था कि जो युवा है उसने जंगल राज की वो दौर नहीं देखा जिसको लेकर आप लोग लगातार बात कर रहे थे। बावजूद उसके अगर ये लगभग 200 के आसपास आप लोग पहुंच रहे हैं तो युवाओं का वोट भी आपको बड़ी संख्या में मिला है, उसके बाद ये नतीजे दिखाई पड़ रहे हैं या रुझान दिखाई पड़ रहा है। वो वजह क्या आपको दिखाई पड़ रही है कि युवा आपकी तरफ कितना आया है आकर्षित होकर, और कितना उसका फायदा मिला है आपको? देखिए, पिछले लोकसभा में हमारे नेता ने एक नारा दिया था, एमवाई समीकरण, जो आपने रीमा जी के शो पर भी उन्होंने नाम लिया था, आपको याद होगा रीमा जी, जिसमें यह बताया गया था कि उन्होंने महिला और युवा की बात की है। वो सिर्फ महिला युवा की बात नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि 60-65% वोटर हमारे यहाँ युवा है, लेकिन निश्चित रूप से आप ये देखेंगे कि महिला युवा का जो गठबंधन है, एक नया एमवाई समीकरण, ये बदलता हुआ बिहार, जो ये दिखाता है कि इस 5 साल के
काम पर ये वोट नहीं है, जनादेश नहीं है। ये पिछले 25 साल, ये पिछले 20 साल का जो जनादेश है, पिछले 20 साल का जो नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार का जो काम है, उस पर ये मोहर लगाया गया। लेकिन रंजन जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं जरा राजकिशोर जी आप ही से जानती हूँ कि आप उस दिन वहां मौजूद थे जब हम लोग देवेंद्र फडणवीस के साथ में बातचीत कर रहे थे जी। उन्होंने बताया कि जहां जहां चिराग पासवान के साथ वो गए, युवाओं का भारी जनसैलाब दिखाई दे रहा था। मतलब चिराग का एक तरीके से बहुत बड़ा फैन बेस है वहां पर, और ये जो स्ट्राइक रेट है एक तरीके से वो दिखा रही है कि युवाओं में लोकप्रिय हैं चिराग पासवान। पर सीधे सीधे जेडीयू को नुकसान हुआ था। जहां जहां पर उन्होंने प्रत्याशी लड़ाए थे तो 23 सीटें तो सीधे सीधे ऐसी थी जहां पर वो हारे हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन एक यहां पर जो सबसे बड़ा क्रेडिट रीमा जी देना पड़ेगा, आपको याद होगा कि हम लोग वहां पर चर्चा भी कर रहे थे जब पटना में थे और दूसरी जगहों पर थे, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को एनडीए बनाम जो अलग अलग पार्टी लड़ी थी, वो भाजपा नहीं थी, एनडीए थी। अब चिराग पासवान के लिए अगर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उनके साथ में मौसम खराब है तो चौपर छोड़ के वो बाय रोड चले गए थे। इसी तरीके से चाहे राजनाथ सिंह रहे हो, चाहे योगी आदित्यनाथ रहे हो, वो जेडीयू के कैंडिडेट्स के लिए गए थे। तो एक जो सबसे बड़ी बात रही ना कि यहाँ पर पूरी तरीके से न्यूक्लियस में भारतीय जनता पार्टी थी। और मैं बार बार कहता हूँ, दीवार फिल्म का एक डायलॉग है ना कि मेरे पास माँ है, तो यहाँ पर इनके पास शाह है। डायलॉग में जो शाह की पूरी अपनी जो पॉलिटिक्स, जो स्ट्रेटजी थी, निश्चित तौर पे गठबंधन को एकजुट रहकर मोदी और नीतीश के नाम को कैसे ज्यादा से ज्यादा लिया जा सके। और जब तमाम नेता महागठबंधन के आपस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के लिए लड़ रहे थे, यहां पर यह तय हो रहा था कैसे एक एक सीट पर, आपको याद होगा राजनाथ सिंह काराकट चले गए। क्यों? जेडीयू के एक प्रत्याशी वहां पर महाबली सिंह हैं, कुशवाहा समुदाय के हैं, वहां पर लगा कि वहां पर जो राजपूत और ब्राह्मण वो शायद कहीं नाराज ना हो जाएं, ज्योति सिंह कहीं उनका सिंपैथी वोट ना पा पाए। मैं सिर्फ एक सीट का उदाहरण दे रहा हूं, पर इसकी बात कर लीजिए, आप सीमांचल की बात कर लीजिए। सीमांचल में किस तरीके से, और एक बात और समझ में आई कि टिकट बटे थे तब ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम बहुत कम दिए गए जेडीयू में, देखिए कहा गया था ना, और इसका दोष दिया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी को, उनका असर हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का असर था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि काम सबके लिए बराबर करना है। और 11 सीटें पिछले चुनाव में जब 2020 में नीतीश कुमार ने दी थी, एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं जीता था। इस बार 4 के 4, 3 तो जीत चुके हैं, चौथे भी आगे पीछे चल रहे थे। तो स्थिति ये कि टिकटों का वितरण और कैसे पूरी तरीके से जो सोशल इंजीनियरिंग होती है और योजनाओं का लाभ से काम होता है, ये जो सिंबॉलिक पॉलिटिक्स है ना, उससे बिहार उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा। ये साफ साफ नए बिहार की एक नई राजनीतिक परिपाटी या परिभाषा के तौर पर यहाँ के इस मोड़ को कहा जा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी भी हमारे साथ में जुड़ गए, स्टूडियो में मौजूद। नीलू जी, स्वागत एक बार फिर से आपका। किस तरह से इन 199 के आंकड़े को या लगभग 200 के आंकड़े को छूते हुए एनडीए के इस प्रदर्शन को देखा जाए, क्योंकि 160 से ज्यादा होगा, लेकिन क्या ये 200 तक जाएगा, ये अपने आप में अप्रत्याशित तरीके से दिखाई पड़ रहा मिला हुआ जन समर्थन है। क्या वो बड़े 4-5 फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बिहार का जन समर्थन? नहीं, देखिए वो निश्चित रूप से जैसा राजकिशोर बता रहे हैं। सर आप अपनी बात रखें, उससे पहले हम दर्शकों को बता दें, ये नीचे सेलिब्रेशंस के शॉट्स भी हम लगातार दिखा रहे हैं। और दिल्ली और पटना में बीजेपी के कार्यालयों पे, मुख्यालयों पे एक तरीके से जश्न का माहौल हो गया, ये उसकी तस्वीरें हैं। कार्यकर्ता और नेता साफ तौर पे नजर आ रहे हैं, मिठाई बांटी जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है। जी नीलू जी, अपनी बात पूरी करें। हाँ, देखिए जैसा राजकिशोर बता रहे थे कि ये जो राजग की एकजुटता जो है, जो ब्लॉक लेवल से लेके और राज्य स्तर पर जो राजग की बैठकें हुई, राजग की तमाम सभाएं हुई, रैलियां राजग की हुई, ये एक एकजुटता ने बड़ा किया। दूसरी तरफ जो महागठबंधन है उसमें बिखराव रहा, अंतिम समय तक वो जो सीट का जो है बंटवारा वो भी नहीं कर पाए, एक साथ लिस्ट जारी नहीं कर पाए, वो बड़ा रहा। मुद्दों की कमी रही। जहाँ तक तेजस्वी थे वो कोशिश कर रहे थे कि वहाँ से जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उसको उठाया जाए। जो राहुल गांधी गए तो उन्होंने मुद्दे हाईजैक कर लिया और वो वोट चोरी जो है उसको मेन में ले आए मुद्दे को। तो और अंतिम समय में जब लगा कि एक दूसरे का वोट ट्रांसफर नहीं होगा कैंडिडेट को, तो उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री किया। उनको लगा कि भाई सहनी का वोट अगर हमें नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री किया। लेकिन 18% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके लिए कहीं कुछ नहीं किया। एक नहीं, जो सबसे अधिक पॉपुलेशन है
एक मुख्यमंत्री नहीं, कांग्रेस बिल्कुल पीछे रह गई। तो ये जो पूरा का पूरा बिखराव रहा, और इसमें सबसे बड़ा जो अंतर पैदा किया वो किया अमित शाह की रणनीति ने। अमित शाह के पास हर सीट का अगर 300 बूथ है तो 300 बूथ पे कितने कितने किनके वोट हैं, हमारे कैसे वोट बढ़ सकते हैं, उनको कैसे हम अप्रोच करें, किसको भेजें, किसको उतारें, कौन सा नेता बड़ा ऐसा पहुंच जाए। जैसे वो बता रहे थे कि भाई जहां कुछ तस्वीरें और कुछ जानकारियां भी लगातार पटना से आ रही हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के घर के बाहर एक प्रकार से सुरक्षा बढ़ाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई हैं। और ये संभवतः रीमा इस बात को इस तरह से कह सकते हैं कि कल जो आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह, जिसके हम लोग जिक्र कर रहे थे, उनका बयान आया था नेपाल बनाने को लेकर के उन्होंने, हालांकि एफआईआर भी हो गई और चुनाव आयोग ने उनके ऊपर संज्ञान भी लिया, लेकिन जिस तरीके की चीजें थी अब उसके बीच में ये सुरक्षा तो बढ़ाई गई, लेकिन सबसे कल से अब तक आरेंद्र जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है बिहार में जो पोस्टर लग रहे हैं, और वो बदलते जा रहे हैं लगातार। अब आज पोस्टर लग गए हैं कि बिहार का मतलब ही नीतीश कुमार है। पिछली बार सुशासन कुमार, अब की बार नीतीश कुमार था, इस बार 20 से 25, पिछली बार था तो 25 से 30, फिर से नीतीश इस बार था। तो पोस्टरों को लेकर के भी इस बार एक अलग ही कहानी थी। और आप जो कह रही हैं उसमें एक पोस्टर आज और चला कि बकवास नहीं चलेगी इस बार बिहार में, वो भी मतलब काम चलेगा, बकवास नहीं चलेगी। तो नीरू जी, ये भी अपने आप एक पोस्टर वार की भी कहानी, लगातार वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को, काडर को संदेश देने के लिए काफी तरीके से काम करती नजर आ रही है। नहीं, इस बार की तस्वीर बिल्कुल अलग है। इस बार की तस्वीर 2020 की तस्वीर अलग थी, जहां लगभग 75-75 पे दोनों आरजेडी और बीजेपी थी, और बैलेंसिंग फैक्टर के रूप में जेडीयू था जिसमें 43 सीटें थी। तो जेडीयू जिधर चाहे नीतीश वो सरकार मुख्यमंत्री रहेंगे, वो रहेगा। इस बार वो चेंज हो गया है। पोस्टरों की बात आ ही रही है, तो मैं तो खैर शुरू में भी थी और बाद में भी, शुरू में तो पोस्टर ये भी लगे थे कि इस बार चिराग पासवान, उसके बाद किसकी डांट पड़ी कि सारे पोस्टर हट गए थे। नहीं, निश्चित रूप से इसलिए हुआ होगा। नहीं, रंजन जी से पूछते हैं। अच्छा, दोनों के नाम में रंजन है। एक बात समझिए, ये कैसे रंजन और कुमार का जो परिपाटी थी, जब जंगल राज की बात करते हैं तो लोगों ने जो सरनेम लगाना छोड़ा था, शायद वो भी लोगों को याद था। और ऐसी परिस्थितियां ना आए, तो बार बार जो हम रंजन और इसकी जब बात करते हैं तो इस चीज का भी लोगों ने याद रखा। लोगों ने कहा था कि जनजी कहां जाएगा, तो जनजी कहां गया, दिख गया। एलजेपी वाले रंजन जी बताइए। देखिए रीमा जी, 75 सीट की बात अभी हमारे साथी कर रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल को अगर आप गहराई से एनालिसिस कीजिए तो 2005 के बाद ऐसा कोई जनादेश मिला ही नहीं जिसमें राष्ट्रीय जनता दल को बहुत खुश होने की जरूरत है। अगर 2015 में अगर इनको सीटें मिली। अच्छा रंजन जी, आपको रोकेंगे, हम जरा अपने संवाददाता के पास चलते हैं, क्योंकि गिरिराज सिंह के साथ खास बातचीत वो कर रहे हैं। जरा सीधे आपको गिरिराज जी के पास ले चलते हैं। राजेश, ओवर टू यू। हाँ, देखिए रीमा, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री और देश के फायर ब्रांड लीडर गिरिराज सिंह है मौजूद। हम उनसे बिहार चुनाव पर प्रतिक्रिया लेंगे, जो लगातार ये कह रहे थे कि रिजल्ट 2010 की तरह होगा, यानी आंकड़ा 200 से ऊपर जाएगा। इनका ये कॉन्फिडेंस कहां से आया, हम सीधे आपको गिरिराज सिंह से रूबरू कराते हैं। आप हमेशा कहते रहे कि 2010 का आंकड़ा पहुंचेगा, ये कॉन्फिडेंस कैसे आपको मिला? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूँ और आप भी जानते हैं, बेगूसराय में ही मैं कंटिन्यूअस रहा, अगल बगल गया, लेकिन बेगूसराय जो हमने देखा वो रुझान मुझे दिख रहा था, चाहे महिला का हो, चाहे किसान का हो, युवा का हो। वो दिख रहा था कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों में जबरदस्त रुझान है। और वोटिंग के दिन भी मैंने देखा तो पहले अनुमान, और मैं बेगूसराय जिले को ही आंकड़ा मान करके चल रहा था, 20 और 24, 20 में विधानसभा और 24 में लोकसभा, मैं अपने जिले को देखता हूं तो 10% अधिक महिलाओं ने वोट किया। ये 10% लैंडस्लाइड विक्ट्री देने वाला। तो क्या ये केवल बेगूसराय में थोड़े हुआ, समस्तीपुर में भी हुआ, खगड़िया में भी हुआ, बिहार के अन्य को। क्या लगता है कि जीविका दीदी को 10,000 रुपए देने का जो ऐलान किया गया, ये योजना कहीं ना कहीं हिट रही? देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि 15 साल लालू जी रहे,
लेकिन लालू जी ने महिला सशक्तिकरण का कौन सा काम किया, गरीबों के सशक्तिकरण का कौन सा काम किया? एक भी बता दे उन्होंने काम किया महिला सशक्तिकरण का? अपनी पत्नी का सशक्ति, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटी को एमपी बनाया, परिवार को बनाया। तो गरीबों को केवल छलने का काम किया। नीतीश कुमार सत्ता में आए तो आपको याद होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज में उन्होंने दिया 50% आरक्षण दिया महिलाओं को। बीपीएससी जैसी संस्थाओं में भी 35% महिलाओं को आरक्षण, बिल्कुल महिलाओं को नौकरी में आरक्षण दिया। और जीविका जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया, और मोदी जी के आने के पहले बिहार में केवल यूपीए सरकार ने 145 करोड़ बैंक लिंकेज दिया, और नरेंद्र मोदी जब आए तो 55,000 करोड़, अब 20,000 करोड़ का तो अलग से दिया 10 साल में। तो ये बताता है कि नरेंद्र मोदी जी ने लाखपति दीदी का दिया, नीतीश कुमार ने सशक्तिकरण किया, और ये 10,000 रुपया नहीं था और नहीं है, वो महिला उद्यमी का एक कॉन्सेप्ट है, आर्थिक सशक्तिकरण महिलाओं का। आपको लगता है कि हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो सक्रिय रहा, या डेवलपमेंट बनाम डेवलपमेंट की लड़ाई में आपकी बड़ी जीत हुई है? हाँ, डेवलपमेंट ही रहा। हमने कोई हिंदुत्व का मुद्दा भी नहीं खड़ा किया, हिंदुत्व की बात पार्टी ने कभी नहीं खड़ा की। खबर आ रही है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में भी एनडीए अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो क्या माना जाए कि जो अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं हैं उन्होंने भी वोट दिया होगा? मैं आकलन करने के बाद बताऊं, अभी नहीं क्यों कहूं। क्या कहेंगे नई सरकार के राजेश, लिए? एक सवाल है चुनौतियां बहुत सी स्टूडियो से। होंगी, किस तरीके से नई सरकार परफॉर्म करेगी सबके? देखिए, नई सरकार के सामने चुनौतियां हैं कि अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लोगों को बिजली भी मिल गई, सड़क भी मिल गई, रोडवेज भी मिल गया, एयरवेज भी मिल गया, वाटरवेज की भी बात हो रही है, वाटर मेट्रो की भी बात हो रही है। लेकिन अब तो एग्रोबेस या जो भी नीतियां रहे, उन नीतियों के तहत जाति की दीवार इस चुनाव में लगता है गिर गई। जाति की दीवार नहीं गिरी होती तो मुझे तो लग रहा है तेजस्वी भी 2010 की तरह, राबड़ी जी की तरह वो भी हारे। राजेश राज, एक सवाल है जरा गिरिराज बाबू से, क्योंकि सुनिए क्योंकि बेगूसराय में हम थे और मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी, बात भी हुई थी। बेगूसराय में दो चीजें दिखाई दी। एक तो जो उन्होंने अभी कहा कि महिलाओं के खाते में पैसे गए, मुझे लगता है वहां पर महिलाओं ने जो हमसे बात की, उनका कहना था यही बेगूसराय में 4 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी, लेकिन हमने रात के 8 बजे महिलाओं से बीच चौराहे पर बात की और महिलाएं सामने थी। दूसरी चीज, बेगूसराय वो धरती थी जहां पर सबसे पहले वोट चोरियां हुआ करती थी और बूथ के बूथ लूटे जाते थे। अब वो बदला हुआ बेगूसराय है जहां से गिरिराज बाबू आते हैं। ये फैक्टर कितना काम किया है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा कि बेगूसराय ब्रिज का जो है वो हब बन चला है। और कभी लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता था, बेगूसराय को लोग बूथ लूट के लिए जानते थे, जेल ब्रेक के लिए जानते थे। गिरिराज जी से पूछिए सवाल, गिरिराज जी से। 4 बड़े ब्रिज बन गए हैं, ढेर सारी इंडस्ट्री है। हम गिरिराज बाबू से यही पूछते हैं, क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है कभी खराब होता था, अब आपका बेगूसराय चमकदार बेगूसराय हो गया है? ये मुद्दा एक रहा। देखिए, विकास हमारा एक बड़ा मुद्दा रहा और विकास पर ही हमने जोर दिया। अब देखिए, 1 घंटा बिजली कटती है, फोन आता है, दादा ट्रांसफर बिजली नहीं है। पहले 2 घंटे 4 घंटे बिजली ही रहती थी। तो ये अंतर है। पहले लोग कहते थे सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। अब यूरोप की तरह हमारे पास सड़कें हैं। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है तब विकास की गति तेजी से बढ़ती है। संक्षेप में प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जितना हाइप, मीडिया हाइप उन्हें मिला, आप गिरिराज सिंह अपने नजरिए से प्रशांत किशोर के परफॉर्मेंस को कैसे आंकते हैं? प्रशांत जी को गलतफहमी हो गई, ठीक है,
कि मैं दूसरे को जिताता हूं जी, मैं क्यों नहीं राजेश, जीत पाई। राजनीति एक दिन का नहीं होता, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल करके, जितनी बातें उन्होंने बोला था अगर सरकार उनकी होती। जी राजेश जल्दी से एक सवाल कि क्योंकि अब सरकार बनती तो दिखाई पड़ रही है राजेश एनडीए की, लेकिन कौतूहल इस बात को लेकर है कि क्या चेहरा नीतीश बाबू ही होने जा रहा है, इसको लेकर अभी कुछ अगर स्पष्टता देना चाहे तो गिरिराज बाबू जरा पूछिए। नहीं, वो इस सवाल पर वो बहुत सारे जवाब दे चुके हैं कि ना देश में प्रधानमंत्री की वैकेंसी है और ना बिहार में मुख्यमंत्री की वैकेंसी है। लेकिन सीधे गिरिराज बाबू से पूछते हैं, हमारे एंकर आर्येंद्र पूछ रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे? देखिए, हमारे राजेश राज जी को मैं पहले कह चुका हूं कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े। हमारे नेता ने कह चुके हैं कि न बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली है और न दिल्ली में प्रधानमंत्री का। अब इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? अरे सर, प्रधानमंत्री के पद की तो बात ही नहीं हो रही। 29 तक तो वैसे ही कोई वैकेंसी नहीं है। सही कह रहे हैं आप गिरिराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसीलिए आरेंद्र, ये तो जो घुसपैठ का मामला हो, हिंदुत्व का मामला उठाने वाले भी अगर कोई नेता थे इस चुनाव प्रचार में तो वही थे। लेकिन इस वक्त की एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि बिहार के नतीजों का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये असर क्या है? कहीं खुशी कहीं गम। ये तो फिल्मी डायलॉग हो गया। बिल्कुल, ये तो होना ही था, क्योंकि जहां जीत है वहां खुशी है, जहां हार होगी तो वहां पर तरीके से गम होगा। भाजपा कार्यालयों में जश्न का माहौल है तो विपक्षी महागठबंधन के तमाम सहयोगी दलों के कार्यालयों पे एक मायूसी सी दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के पटना के दफ्तर में सन्नाटा पसरा हुआ है, तो बीजेपी की तस्वीरें भी हम लोगों ने दिखाई थी कैसे जश्न का माहौल है। बिहार के नतीजों का असर है ये कि ज्यादातर अब ये आदत सी बन गई है कि जब भी कभी नतीजे आते हैं तो कांग्रेस के दफ्तरों में सन्नाटा सा ही दिखाई देता है। और आज भी कुछ वही तस्वीर दोहराई जा रही है। पटना के दफ्तर में सन्नाटा है तो जेडीयू और बीजेपी 200 हो गया, डबल सेंचुरी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि बहुत देर से 199 पे अटका हुआ था। डबल सेंचुरी कई बार होता है ना कि आप, और ये तस्वीरें देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं और एक तरफ सन्नाटा पसरा है। टीवी सिर्फ चल रहा है, वहां पर कांग्रेस के कुछ चुनिंदा कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। और राजकिशोर तिवारी जी, ये वही कार्यकर्ता है क्या जिन्होंने कहा था कि हमें टिकट नहीं मिला है, 200 टच कर गई एनडीए? सबसे पहले तो आप इस पर रिएक्शन दीजिए। क्या बिहार में कहीं पर भी आपको, जब अपनी आप गाड़ी लेकर चल रही थी, तो क्या किसी दरवाजे तक जाने के लिए आपको गाड़ी रोक के पैदल जाना पड़ा? नहीं। चाहे हाईवे हो, चाहे गांव का रास्ता हो। कहीं पर बिजली आपको क्या लंबे समय तक कटी दिखाई पड़ी? क्या कहीं पर आपको वाईफाई की दिक्कत आई? रात को 10 बजे, 9 बजे, 10 बजे वहां पर लड़कियां स्कूटी पर घूम सकती हैं, इस तरीके की कल्पना करना क्या 2005 में जो लोग बिहार जाते थे वो आसान था? ये सब चीजें जो 20 साल का सुशासन का जो दौर था, जो बदलाव था, खासतौर से पिछले 3 साल में जो डबल इंजन की सरकार ने काम किया, ये 200 मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये सकारात्मक मैंडेट है, ये किसी के खिलाफ नहीं, किसी के पक्ष में। राजकिशोर जी, 20 साल के बाद अगर इतना बड़ा मैंडेट लगभग 80% के आसपास आता है तो ये दिखाता है कि 200 का आंकड़ा, डबल सेंचुरी बनाना बिहार की मतलब अब टोटल 243 विधानसभा सीटों में 2010 में हालांकि 206 था, लेकिन अब क्या वो रिकॉर्ड टूटेगा, ये देखना दिलचस्प हो गया, क्योंकि अपने प्रदर्शन के आसपास पहुंचते हुए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन होगा क्या इस बार, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन 200 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है 199 से आगे बढ़ते हुए, जो कि काफी देर से 199 बना हुआ था। महागठबंधन 37 सीटों पर फिलहाल बना हुआ है। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी सियासी तस्वीर बिहार के विधानसभा चुनाव से, जहां पर एनडीए को 200 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। इनमें से 91 सीटें बीजेपी की, 81 सीटें जेडीयू की, 21 सीटें एलजेपी की और 4 सीटों पर कांग्रेस सिमटती नजर आ रही है। ओवर टू रीवा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी बुरी पराजय की ओर अगर कोई बढ़ रहा है तो वो है महागठबंधन। अब तक की सबसे खराब प्रदर्शन की ओर, और रुझानों में 200 तक पहुंच गया है एनडीए, यानी 20 सालों का रिकॉर्ड जो है वो एनडीए ने अपना ही तोड़ दिया है। 200 पार का नारा भी शुरुआत में लगाया जा रहा था और अब डबल सेंचुरी बना ली है एनडीए ने। बिहार के रण में एनडीए की ये जबरदस्त सुनामी जो आती हुई दिखाई दे रही थी, उसने अब महाविजय की ओर बढ़ता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। तो अब तक की ये सबसे बड़ी चुनावी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि एग्जिट पोल में भी 150 का आंकड़ा ही लगभग दिख रहा था, लेकिन अब सबसे बुरी पराजय
जो सोचा भी नहीं होगा ना तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने कि उनकी सारी सोशल इंजीनियरिंग और उनके जो नारे हैं उसमें कोई दम नहीं दिखेगा और रुझानों में एनडीए जो है वो 200 के पार पहुंचता हुआ दिख रहा है। और अभी देखिए रुझान ही है, अभी सीटें आनी बाकी है, तो पूरी तरह से डबल सेंचुरी की तरफ एनडीए बढ़ता हुआ दिख रहा है। और बिहार के रण में नारी शक्ति ने, युवा शक्ति ने वो कर दिखाया जिसको लेकर किसी ने भी इतना बड़ा अपार प्रदर्शन एनडीए का होने वाला है इसकी आशंका भी नहीं जताई थी। और इतनी बड़ी बढ़त जो है शायद उसकी तुलना अब जब की जाएगी तो अलग अलग फैक्टर सामने आएंगे, लेकिन सबसे बुरी पराजय की ओर महागठबंधन ठीकरा किसके कंधों पर फूटेगा अब ये पता लग जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी तो विदेश में है लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, ना ही आरजेडी की तरफ से कोई बयान ऑफिशियली सामने आया है। तो क्या एक बार फिर से चुनाव आयोग के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा, वोट चोरी की बात की जाएगी, या फिर कि जनता ने जो मैंडेट दिया है उसको महागठबंधन स्वीकार करेगा और अपनी रणनीति में अब बदलाव लाएगा? तो महाविजय की ओर एनडीए बढ़ रहा है। और जरा हम आपको जो रणनीतिकार रहे इस पूरी विजय के, अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने 3 नवंबर को जब एक रैली की थी उसमें एक बड़ा बयान दिया था, जरा ये आपको वो भी सुना देते हैं। 14 नवंबर को काउंटिंग है, 11 नवंबर को चुनाव है। बेलसंड वालों, चुनाव का नतीजा जानना चाहते हो क्या? जानना है क्या? अरे जोर से बोलो, जानना है क्या? तो मेरी बात याद रखना, 14 नवंबर 8 बजे बैलेट बॉक्स खुलेंगे, मतपेटियां खुलेगी, 9 बजे मतगणना शुरू होगा और 1 बजते बजते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ होगा। जो बात लगातार कही जा रही थी कि किस प्रकार का बेहतर प्रदर्शन रहने वाला है, लेकिन रीवा इस बीच में आंकड़ा 200 से आगे 201 और 202 तक अभी पहुंच गया। तो एक तरीके से जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2010 में एनडीए ने किया था उसके आसपास पहुंचता हुआ इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं। ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्न नैनो शक्ति नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो बिहार का मतलब नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के पोस्टर जो हैं वो पटना की सड़कों पर लगते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, रुझानों में 200 के आंकड़े को पार कर लिया है एनडीए ने और 201 पर लगभग पहुंचता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो कि बिहार के रण में एनडीए की डबल सेंचुरी लगती हुई दिख रही है आरेंद्र, और बिहार में एनडीए की सुनामी। और इस डबल सेंचुरी में जो 2 बड़े प्लेयर हैं वो भी अपनी अपनी सेंचुरी के आसपास हैं। ये भी देखिए, 91 है तो 81 है। बीजेपी और जेडीयू की अगर बात की जाए तो ये बड़ा बेहतर प्रदर्शन पार्टियों का है, तो गठबंधन भी उस तरीके से आगे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। 29 में से 21 सीटें चिराग पासवान भी लेकर आते नजर आ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन महज 36 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिहार की बड़ी राजनीतिक तस्वीर इस बार किस प्रकार की विधानसभा की तस्वीर होगी, वो एनडीए के हक में फैसला जनता ने दे दिया है। तो ये तो बड़ी बात है, लेकिन हम अब जरा इन्हीं आंकड़ों के लिए और इस ब्रिज के साथ आपको कृतिका के पास, हमारी सहयोगी के पास लेकर चलते हैं, जो कि कुछ और रुझानों के साथ सामने आएंगी। कृतिका।
शुक्रिया रीमा। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त मेहनत रंग लाती हुई नजर आ रही है एनडीए की, खास तौर पर क्योंकि कांग्रेस या यूं कहें कि महागठबंधन आरजेडी ने जितनी मेहनत करी उतनी मेहनत कहीं ना कहीं जनता को रास नहीं आई और जनता ने एक बार फिर से एनडीए के नाम पर ही मोहर लगाती हुई नजर आई है। 200 के पार, जैसा कि आपने बताया कि रुझान अभी इस समय 200 के पार खाते में एनडीए के जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही अगर हम ये देखें कि जमीनी स्तर पर किस नेता ने कितनी मेहनत की, तो वो एक बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 रैलियां करी, एक रोड शो किया और इन 14 रैली और एक रोड शो के जरिए उन्होंने कुल 115 सीटों को कवर किया, जिसमें से अगर स्ट्राइक रेट या यूं कहें कि इंपैक्ट अगर हम देखें तो 89 सीटों पर और इंपैक्ट 77% से ज्यादा इंपैक्ट पड़ता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आया। यानी कि जितनी सीटों पर उन्होंने रैलियां और रोड शो किया उतनी सीटों पर वोट प्रतिशत भी बढ़ा और इसके साथ ही एनडीए के खाते में वो सीट जाती हुई नजर आई है। लेकिन ये तो बात रही प्रधानमंत्री की। इसके अलावा अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जितनी मेहनत की उतना असर नहीं नजर आया, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कुल 12 रैलियां करी। इन 12 रैलियों के जरिए 12 सीटों को उन्होंने कवर किया और सिर्फ 12 में से मात्र 2 सीटों पर ही उनकी मेहनत रंग लाई है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंपैक्ट है वो 16% ही पड़ता हुआ आम जनता पर नजर आया। और आम जनता ने जो नतीजे दिए हैं अब वो हम सभी को स्वीकार भी करने होंगे और खासतौर पर महागठबंधन को वो स्वीकार करने होंगे बिना कोई बहाना लगाए, बिना कोई वजह बताए। इसके साथ ही अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी की तरफ से भी इस बार कई सारी रैलियां की गई। कुल 15 रैली उन्होंने की, जिसमें से 86 सीटों को उन्होंने कवर किया और इस बार अगर हम देखें तो इंपैक्ट 14% का ये इंपैक्ट इस बार नजर आया। लेकिन इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस बार चुनावी रैलियां करी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने 4 रैलियां की थी और 3 रैलियां करी। 3 रैलियों के जरिए 4 सीटों को उन्होंने कवर किया और रुझान जो अभी तक नजर आ रहे हैं उनमें से उन 4 सीटों में से एक पर भी कांग्रेस बढ़त नहीं बनाए हुए, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो इंपैक्ट है, जो असर है, जो मेहनत है, वो बिल्कुल शून्य पर ही सिमट कर रह गई है। तो ये तो बात रही चुनावी रैलियों की कि आखिर नेताओं ने कितनी मेहनत करी, जनता के बीच में कितना गए और जनता ने उन्हें कितना प्यार रिटर्न में दिया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें अलायंस वाइज अगर हम नजर डालते हैं, यानी कि जो गठबंधन है उसके नजरिए अगर हम देखें तो एनडीए इस समय 201 सीटों पर इस समय आगे चल रहा है, लेकिन वही महागठबंधन इस समय 36 सीटों पर ही सिमटता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अदर्स की यानी कि निर्दलियों की अगर हम बात करते हैं तो उनकी भी मेहनत इस बार रंग लाती हुई नजर आ रही है। हालांकि पिछली बार 8 सीटें निर्दलियों के खाते में गई थी और इस बार 6 सीटें निर्दलियों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एनडीए जो मेहनत करी थी उतना रंग लेते हुए आई है। और इस वक्त एनडीए के अंदर अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है 91 सीटों के साथ, यानी कि 2020 में जितनी सीटें आई थी उसमें 17 और प्लस करके इस समय 91 सीटें। वहीं जेडीयू की अगर हम बात करें तो 81 सीटों पर जेडीयू इस समय अपनी बढ़त बनाए हुए है, रुझानों में इस समय आगे चल रही है और पिछले 2020 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन जेडीयू ने इस बार किया है। एलजेपी की अगर बात करें तो एलजेपी का भी बेहतर प्रदर्शन रहा, 28 सीटों पर लड़ी थी एलजेपी, जिसमें से 21 सीटों पर बढ़त एलजेपी ने भी बना रखी है। एचएम की अगर हम बात करें तो एचएम ने 2020 में 4 सीटें उसके खाते में गई थी, लेकिन इस बार हम के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आई हैं। और आरएलएम की अगर हम बात करते हैं तो आरएलएम 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। तो ये तो बात रही एनडीए और उसके घटक दलों की कि आखिर किसके खाते में कितनी सीटें गई हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें महागठबंधन की, जिसके खाते में 36 सीटें इस वक्त जाती हुई नजर आ रही है और सबसे पहले अगर बात करें आरजेडी की तो 2020 के मुकाबले 48 सीटों का नुकसान आरजेडी को इस बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि 27 सीटों पर ही रुझानों के मुताबिक 27 सीटों पर ही आरजेडी इस समय अपनी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस इस बार मात्र 4 सीटों में ही सिमट कर रह गई है। 15 सीटों का नुकसान कांग्रेस को इस बार हो रहा है और वीआईपी सीट को भी काफी ज्यादा नुकसान, क्योंकि पिछली बार 4 सीटें वीआईपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार शून्य पर ही वीआईपी जो है वो इस वक्त सिमटती हुई नजर आ रही है, खाता भी वीआईपी नहीं खोल पाई। सीपीआई एमएल की अगर हम बात करें तो 4 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि पिछली बार अगर हम देखें तो 12 सीटों पर उसने अपनी बढ़त बनाई थी और जीत हासिल की थी। सीपीआई की अगर बात करें तो खाता भी सीपीआई ने अभी तक नहीं खोला है और वहीं सीपीएम सिर्फ 1 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है और आईआईपी वो भी इस समय शून्य पर ही सिमट कर रह गई। यानी कि कुल मिलाकर महागठबंधन के प्रदर्शन की अगर हम बात करें
तो पिछली बार के मुकाबले इस बार का प्रदर्शन और ज्यादा डाउन होता हुआ नजर आया है, यानी कि जनता ने एक बार फिर से महागठबंधन को नकार दिया है। और इसी के साथ चलिए वापस रुक करते हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो का, जहां पर हमारे सहयोगी आरेंद्र और रीमा दोनों मौजूद हैं। शुक्रिया कृतिका। और इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसमें है कि मोकामा जिस सीट पर सबकी निगाहें लगी हुई थी, वहां से अनंत सिंह चुनाव जीत गए हैं। इस सीट को लेकर चर्चा का बाजार भी गर्म था और बहुत कुछ उथल पुथल चल रही थी इस सीट पर कि आखिर बाहुबली हैं अनंत सिंह और उसके बाद जेल और उसके बाद तमाम चीजें, लेकिन अनंत सिंह को जनता ने स्वीकार किया और उनकी जीत हो गई। आर्यन बिल्कुल, और जीत से पहले या कहा जाए आज के मतगणना से पहले ही वहां पे कई प्रकार के भोज की पूरी प्रक्रियाएं भी चल रही थी, जिसको लेकर भी लगातार बात चल रही थी। तो अपने आप में ये भी बड़ा दिलचस्प है, मोकामा का चुनाव पे सबकी नजरें लगी थी, लेकिन अनंत सिंह की जीत अपने आप में एक बड़ी जीत के तौर पे देखा जाएगा। और ये दो तस्वीरें, भाजपा के कार्यालय में जश्न तो कांग्रेस के पटना कार्यालय में सन्नाटा, कहीं खुशी कहीं गम। एक कार्यकर्ता दिखाई नहीं दे रहा है कांग्रेस के कार्यालय में, मतलब बिल्कुल ही सन्नाटा। कुछ लोग बस टीवी देखते हुए नजर आ रहे हैं, सच बात है, वो उत्साह नहीं है। और शायद कई बार संगठन को लेकर भी लगातार बात होती है और ये अपने आप में कांग्रेस को लेकर देश भर में एक तरीके से देश भर में कहा जाता है कि किस प्रकार का एक सन्नाटा, जबकि उससे पहले जब लगातार राहुल गांधी रैलियां कर रहे थे तो बड़ा केंद्र के तौर पे इसको स्थापित किया गया था। कांग्रेस ने एक बड़ा अधिवेशन भी किया था पटना में, और तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण है। 4 सीटों पर कांग्रेस है और असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM वो 5 सीटों पे है। तो अपने आप में एक राष्ट्रीय पार्टी और एक क्षेत्रीय पार्टी के बीच के अंतर को भी समझना बड़ा दिलचस्प है रीमा। और ये एक अहम बात है क्योंकि मैं अब राजकिशोर जी आपसे जरा ये जानना चाहूंगी, कांग्रेस पार्टी की जो ये हार और ये जो हम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमने मतलब मैं खुद वहां पर देख रही थी, अनंत सिंह पहले तो चुनाव जीत गए मोकामा से, और सबसे बड़ी अब तक की एक खबर है क्योंकि एक बड़ी सीट जिसको लेकर के ये चल रहा था 29,000 के बड़े मार्जिन से 29,710 वोटों से जीते हैं अनंत सिंह। और अनंत सिंह जिनको साहेब, छोटे साहेब ये सब कहा जाता है, तो उनको नाम से भी नहीं पुकारता। राजद की वीणा देवी को उन्होंने 29,710 वोटों से हरा दिया है। तो एक रिएक्शन तो पहले इस पर ले लेते हैं। मोकामा गया भी था मैं, और वहां पर दिलीप सिंह के भाई अनंत सिंह और सामने बाहुबली वो भी थे, सूरज भान RJD से गए थे। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ वो भूमिहार वोट काट पाएंगे, क्योंकि वीणा देवी जो उनकी पत्नी है वो भी भूमिहारी हैं, और वहाँ पर भूमिहारों में भी 2 वर्ग हैं, एक मोडियार भूमिहार होते हैं, दूसरे भूमिहार होते हैं। ये सब चीज़ें देखी गई थी। धानुक समाज का वहाँ अच्छा वोट था, पीयूष प्रियदर्शी जिसके जन स्वराज पार्टी से चुनाव लड़े थे, वहाँ पर एक और वो अपराधी चरित्र के थे जिनकी हत्या हो गई थी। तमाम चीज़ें थी, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से लल्लन सिंह का भी वो वीडियो वायरल था कि जैसे उन्होंने कह दिया था कि हर आदमी अपने आप को अनंत सिंह मुझे, लेकिन क्या बाहुबलियों की लड़ाई में एक बाहुबली की पत्नी हार गई, एक बाहुबली जीत गया। होना यही था मोकामा में, इसके अलावा और कुछ बचा नहीं हुआ था, लेकिन ये हुआ है। बाकी आपने कांग्रेस का जो सवाल पूछा, कांग्रेस में तो सीधी सी बात है, लगातार मेरे मन में यही था कि, और कहता चला आ रहा था कि क्या वो डबल डिजिट में जा पाएंगे। तो डबल डिजिट तो जाने दीजिए, मतलब वो 4 या 5 सीटों पे सिमटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि इतनी बुरी हालत कांग्रेस की नहीं होनी थी उस सदाकत आश्रम में जहां से। और देखिए इस वक्त एक और खबर आ रही है कि कांग्रेस बिहार में 7वें नंबर की पार्टी बन गई है। राजकिशोर तिवारी जी, वही उसी पे चर्चा हम लोग 7वें नंबर की पार्टी। अब आप सोचिए कि कितने मुद्दों से कटी हुई पार्टी हो गई है, देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से विपक्ष के लिए खासतौर से आत्ममंथन का दौर इस लिहाज से है कि आप SIR का मुद्दा उठा रहे हो, जो SIR का मुद्दा पूरा बिहार घूम लिए, कहीं पर कहीं चर्चा में नहीं था। चंद नेता बात करते थे, बल्कि उल्टा हुआ क्या, ये कह रहे थे टिकट चोर गद्दी छोड़। सदाकत आश्रम में कांग्रेस के MLA MLC तख्ती लेकर बैठे थे, टिकट चोर बिहार छोड़, और देखिए बिहार छुड़वा दिया उन्होंने, और ये कांग्रेस ने छुड़वा दिया। जो राजकिशोर तिवारी कह रहे हैं, कांग्रेस केवल 4 सीटों पर ही आगे चल रही है इस वक्त, और अपने अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ रही थी वो उसी में छटपटाती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। रुझानों में अगर देखें तो AIMIM से भी ज्यादा पिछड़ रही है कांग्रेस। AIMIM का फातिया पढ़ दिया गया था, लेकिन AIMIM आप देखिए वहां पर सीमांचल में जो तेजस्वी ने गलती की, एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया। उसके बाद उन्होंने कहा भाई मैं तो पांडवों की तरह 5 गांव मांग रहा था और आपने मुझे 5 सीटें नहीं दी, उल्टा मुझे एक्सट्रीमिस्ट कह दिया। 6 सीटें मांगी थी असदुद्दीन ओवैसी ने, और कह रहे थे गठबंधन से। और कांग्रेस में मैं बताऊं, आनंद माधव वहां पे उनके पुराने कार्यकर्ता वो वहां पर बैठे और तमाम लोग उनके साथ MLA MLC। मैं फिर कह रहा हूं कि इतनी बुरी गत नहीं होनी थी कांग्रेस की। कांग्रेस को तो कांग्रेस ने, और अविनाश पांडे का तो आपने भी साक्षात्कार किया था रीमा जी, आपने उनसे सवाल पूछे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब ये
आज के जो नतीजे हैं ना और रुझान जो आ रहे हैं, ये उन लोगों के मुंह पे गहरा तमाचा है, ये हम सब पत्रकारों के लिए भी है कि जो लोग गोदी मीडिया और जो जनता की नब्ज तो टटोल नहीं पाए, परख नहीं पाए कि आखिर जनता क्या चाह रही है, क्या मुद्दे हैं जनता के, लेकिन ठीकरा पत्रकारों पर फोड़ा, एग्जिट पोल्स पर फोड़ा। लेकिन अब जनता ने बता दिया है कि हमने, डीडी न्यूज ने जो सकारात्मक तरीके से खबरें दिखाई जनता के बीच में जाकर, लगातार 2 महीने तक हमने दिखाया, जगह जगह जाकर। आरेंद्र लगातार हमारे साथ वहां थे, हमने कॉन्क्लेव के जरिए दिखाया, नेताओं से रूबरू हुए, जनता के बीच में गए और हमने तभी बता दिया था कि आखिर जनता चाह क्या रही है। रीमा, उस पूरे प्रयास में जब हम लोग जमीनी नब्ज टटोलते हैं, बड़े नेताओं का इंटरव्यू करते हैं या प्रवक्ता अन्य पार्टियों के आते हैं, तो कई बार हम खुद शिकार बन जाते हैं। शिकार इस बात के कि साहब उल्टा हमसे सवाल किया जाता है कि आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं, आप इस मुद्दे पे सवाल क्यों कर रहे हैं। तो वही बात जो आप कह रही हैं ना, जमीनी नब्ज को समझना, जमीनी मुद्दों की बात करना और जनता से जुड़ना, उनकी बात करना, जब ये कोशिश होती है तो कई बार नागवार गुजरती है उन तमाम लोगों को जो शायद जनता से उतने जुड़े नहीं होते और तीखे सवाल पे उनकी नाराजगी पत्रकारों पे कई बार निकलती है। और हम सब ने इस चीज को कई बार देखा है और रंजन जी, मैं जरा अब आपके पास आना चाहूंगी। ये जो पारखी नजर थी, ये नरेंद्र मोदी ने पहचानी, अमित शाह ने पहचानी, नीतीश कुमार ने पहचानी और रणनीति पूरी उसी तरह से बनाई गई, सीटों को लेकर के भी, आपके गठबंधन को लेकर के भी। लेकिन महागठबंधन क्यों नहीं परख पाया, आपको लगता है, जनता की नब्ज? लालू यादव तो बहुत परखे हुए खिलाड़ी रहे हैं। आवाज आ रही है रंजन जी? सवाल सुन पाए आप? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। रीमा जी, सवाल एक बार रिपीट कीजिए। मैंने कहा कि ये सारी चीजें हम सब पत्रकारों ने परख ली थी कि क्या जनता चाह रही है, लेकिन महागठबंधन नहीं परख पाया। क्या लग रहा है लालू यादव पूरी तरह से अब फेल हो चुके हैं? क्योंकि माने जाते हैं वो तो दिग्गज इतने कि उनको पता रहता है कि जनता चाह क्या रही है। रीमा जी, अगर 10 पत्रकार अगर पूरे बिहार चुनाव को निरंतरता में कवर किया है, उसमें से एक आप, बिहार की जनता को जितना सही तरीके से आपने परखा है शायद ही कोई पत्रकार परख पाया हो। मैं आपको, उस समय मेरी बात अधूरी रह गई थी, जनता ने 2005 के बाद से राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पे कभी भरोसा जताया ही नहीं। इनको गलतफहमी 2015 में हो गया, लेकिन 2015 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के कंधे के भरोसे ये सत्ता में आ गए। 2020 में हमारे नेता अगर एनडीए से हटकर अगर चुनाव नहीं लड़े होते तो इनके 75 सीट नहीं आते। 45 सीट अगर जीते हैं, उसमें से 75 में से तो हमारे नेता के कारण जीते हैं। ये सारे जो राजनीतिक पंडित है इस बात को समझ पा रहे हैं। और अरे सर, क्रेडिट ले रहे हो क्या आप? सारा जी, सारा क्रेडिट ले रहे हो क्या आप? नहीं, क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहिए, ये बताइए, क्रेडिट क्यों नहीं लेना चाहिए? आज पिछले बार हम एनडीए के साथ नहीं थे तो एनडीए सरकार किस तरीके से बनाई, आज हम एनडीए के साथ है तो सरकार किस तरीके से बन रही है, क्यों ना एनडीए, ये बाइट है, ये बाइट है। तो मतलब आप जो संख्या बल के साथ पहुंच रहे हैं तो उसका एक तरीके से पूरा वेटेज भी आप एक तरीके से लेते हुए नजर आएंगे, मतलब उस बात का संकेत देते हुए दिखाई पड़ रहा है रंजन जी। क्योंकि 172 अगर सभाएं हमारे नेता ने किया है और 14 से 15 अगर रोड शो किया है तो निश्चित रूप से ये तो 29 प्रत्याशी के लिए किया नहीं गया है, ये तो तमाम एनडीए के घटक। प्रदीप भंडारी जी जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप जी। क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। देखिए, चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट, युवा उनके साथ, क्या संकेत है? ये बार्गेनिंग शुरू हो गई है क्या? रीमा जी, ये पूरा का पूरा वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गवर्नेंस का वोट है। ये एक प्रो इनकम्बेंसी वोट है। महिला और युवा ने बता दिया कि वो राहुल गांधी की नेगेटिव पॉलिटिक्स, बिहार के अपमान करने वाली पॉलिटिक्स, छठ अपमान करने वाली पॉलिटिक्स को रिजेक्ट करता है। तेजस्वी यादव अपनी खुद की सीट को जीतने में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, आज के इस वक्त वो पीछे चल रहे हैं। ये आप समझ सकते हैं कि आंधी सुनामी मोदी जी की है। पर मैं एक बड़ी बात कहूंगा रीमा जी, आज की तारीख में ये जितने नीलू जी बैठे हैं, तमाम आपके एनालिस्ट बैठे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी आज की राजनीति की एक पॉलिटिकल फ्रिंज बन चुकी है? राहुल गांधी के अंडर में नेहरू जी के बर्थडे के दिन, अगर आपको मैं एक डेटा पॉइंट दूंगा, बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने आप में सत्ता में कभी नहीं आई और आज की तारीख में कांग्रेस 4 या 5 सीट के ऊपर फाइट करने का प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 2 सीट है, दिल्ली में 0 है, बंगाल में 0 है, आंध्र प्रदेश में 0 है, जम्मू कश्मीर में 6 है, सिक्किम में 0 है, अरुणाचल में 1 है, नागालैंड में 0 है, गोवा में 3 है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी रिपीटेडली सरकार और गवर्नेंस के अंदर आ रही है, भले वो लोकसभा हो गया, भले उत्तर प्रदेश हो गया, भले अभी बिहार हो गया, हरियाणा हो गया या महाराष्ट्र हो गया। मतलब साफ है कि देश की जनता चाहती है कि मोदी जी जितना ज्यादा गवर्न करें, देश के गरीब का विकास होता है और देश की गरीब की जिंदगी बेहतर होती है। पर साथ में एंटी इनकम्बेंसी एक ट्रेंड पहले क्या किया करते थे एनालिस्ट, अरे कोई सरकार में है तो एंटी इनकम्बेंसी आ जाएगी। अब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जितनी सरकार में उतना प्रो इनकम्बेंसी है, और राहुल गांधी ने पहली बार ऐसा ऐतिहासिक रूप से अपोजिशन के लिए कर दिया है कि एंटी इनकम्बेंसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट होती है। तो आज विपक्ष को भी नकारा गया जनता द्वारा और साथ में सरकार को भी स्वीकारा गया जनता द्वारा। ये दोनों ट्रेंड कभी भी ठीक नहीं हुए, मोदी जी ने स्थापित किया। एक ऐसे दौर में, बस एक सेकंड अपनी बात कंप्लीट करूंगा, जब ग्लोबली एंटी इनकम्बेंसी अलग अलग नेताओं के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी इकलौते ऐसे नेता है जिनके पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी है ग्लोबल एंटी इनकम्बेंसी वातावरण में। प्रदीप जी, दो चीजें आप लोगों ने इस पूरे प्रचार के दरमियान एनडीए की तरफ से रखी कि साहब आपका अपना काम, जो आपने कहा डबल इंजन की सरकार और 20 साल का काम के आधार पे आप वोट मांग रहे थे, दूसरा आप कह रहे थे साहब अगर हमको नहीं दिया तो वो 20 साल पुराना जंगल राज लौट आएगा। तो इन दोनों में से किस पे आपको ज्यादा वोट मिला है? देखिए, वोट कभी भी किसी भी एक मुद्दे पे नहीं होता है, मल्टीट्यूड के ऊपर होता है। तो जनता ने, बिहार की महिलाओं और युवाओं ने हमारी पॉजिटिव मैनिफेस्टो को, हमारी पॉजिटिव राजनीति को, जिसके अंदर हमने लोगों की जिंदगी को बेहतर बिहार के अंदर किया है, और महिलाओं का विकास कोई सिर्फ इलेक्शन के समय नहीं है। अगर आप हमारे एनडीए के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, भले वो साइकिल योजना हो गया, भले ये शराबबंदी हो गया, भले वो 10,000 रुपए अकाउंट के अंदर हो गया, या किसी भी दूसरे राज्य में देखेंगे आप, महिलाओं का उद्यान एनडीए अक्रॉस स्टेट्स करती हुई आई है। वादे तो तेजस्वी यादव ने भी करे थे कि बड़ी बड़ी नौकरी दे देंगे, पर उनके झूठे वादों पे ना महिलाओं ने विश्वास किया ना युवा ने विश्वास किया। बात रही जंगल राज की, तो बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती, कपड़े बदलने से चरित्र नहीं बदलता है। तो लालू तेजस्वी का जंगल राज भी रिजेक्ट हुआ है। तो मैं यही कह रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी ऑपोजिशन के कैंपेन की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं। जेडीयू का खेमा है, एक तरफ खुशी, जश्न और पटाखे। दिवाली तो वैसे निकल चुकी है, लेकिन अब ये दिवाली के बाद की एक और दिवाली आज दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी खेमे में पूरी तरह सन्नाटा दिख रहा है, पसरा हुआ है। गेट तक नहीं खुला है आरजेडी दफ्तर का, देखिए गेट भी बंद दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई परिंदा भी अभी वहां पर फिलहाल नहीं है। और वैसे भी देखा यह जाता है कि आरजेडी के दफ्तर में भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितना कि तेजस्वी के घर और लालू यादव के घर पर होती थी। तो वैसे भी काडर जो है वो वहीं दिखाई देता था। तो आज तो कोई उम्मीद की किरण भी नहीं दिख रही है, इसलिए दरवाजा तक नहीं खुला है, कोई चपरासी भी आरेंद्र दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसी को कहते हैं लोकतंत्र की, जो जनता की एक तरीके से चपत लगना होता है ना, वो आज लगी है। हाँ, लेकिन जनता से जुड़े रहना चाहिए, स्थिति कोई भी हो। हाँ। आपके पास खुशी है, गम है, जो भी, लेकिन अगर आप जनता से जुड़े रहेंगे तभी शायद वो परिवर्तन की दौर आपके पास आती है। प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ लगातार जुड़े। प्रदीप जी, सवाल ये है कि अभी बहुत अधिकृत तौर पर बयान आना बाकी है, लेकिन शुरुआती तौर पर आपके जो विरोधी हैं वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि साहब SIR की वजह से एक प्रकार से ये बड़ा। प्रदीप भंडारी इस वक्त हमारे साथ में नहीं है, हम तमाम मेहमानों से अपनी बातचीत का रुख आगे करते हैं। नीलू रंजन जी हमारे साथ में मौजूद। नीलू रंजन जी, क्योंकि अखिलेश यादव की सपा की ओर से एक प्रकार का शुरुआती बयान आया जिसमें वो साहब SIR को लेकर कह रहे हो, कह रहे साहब यूपी में सब नहीं हम होने देंगे, तो बिहार के नतीजों के बाद में शुरुआती संकेत में SIR को और फिर वो चुनाव आयोग को उसी प्रकार के बयान की शुरुआत होती दिखाई पड़ रही है। नीलू रंजन जी, अब देखिए, निश्चित रूप से अब 1 साल बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश में, मतलब 2027 के फरवरी में है और ये 25 खत्म हो रहा है, तो समझ लीजिए कि 1 साल पूरा है। जनवरी 27 में ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तारीखें आ जाएंगी। तो उनका बयान आना स्वाभाविक है, क्योंकि जैसे कांग्रेस चिपकी हुई है वहां जेडीयू के साथ बिहार में, वैसे यहां सपा के साथ चिपकी हुई है और सपा के साथ भी कांग्रेस को जाना है। कांग्रेस के कारण जो चीजें होनी है वहां पे उत्तर प्रदेश में, और हमने देखा है, वो स्थिति को देखते हुए एक पोल पोजिशनिंग कर रहे हैं कि हम SIR मुद्दा बना देंगे, ये करेंगे, वो तमाम चीजें होने वाली नहीं है, क्योंकि SIR मुद्दा न बिहार में बना है न बाकी जगह कहीं बनता हुआ दिख रहा है। नहीं, लेकिन नैरेटिव तो देखिए अभी से शुरू हो गया ना नीलू रंजन। नैरेटिव की लड़ाई जो है, और हम बहुत दिनों से इस बारे में बात कर रहे थे कि भाई बिहार के जो भी नतीजे आएंगे वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि अगले साल में जो कि पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, वहां तक जाने की भी जो लड़ाई है वो भी दिखाई देगी। आप दोनों से ये सवाल होगा, लेकिन बिहार में जो नतीजे आ रहे हैं उससे केसरिया सीट से जेडीयू की पहली महिला प्रत्याशी ने भी जीत दर्ज कर ली है। जीत के बाद बेहद ही उत्साही नजर आई हैं जेडीयू की प्रत्याशी शालिनी मिश्रा। क्या कहा उन्होंने, आइए जरा सुन लेते हैं।
केसरिया के सम्मान की जीत हुई है, केसरिया के पूरे परिवार के सदस्यों की जीत हुई है, केसरिया की जीत है, ये मेरी जीत नहीं है अकेले। और ये संभव हो पाया है हमारे नेतृत्व आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जो, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की वजह से, और जो हमारी सरकार ने लगातार लोगों के लिए किया उसकी वजह से, और सारे तबके और सारे समाज के लोग लगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम भाई सब लगे हुए थे, हर समाज के लोग लगे हुए थे, और यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं, सब लोगों ने एकजुट होकर केसरिया के सम्मान की जीत दर्ज कराई है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो जीत कर आए प्रत्याशियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है और जेडीयू की महिला प्रत्याशी के तौर पर शालिनी मिश्रा का ये प्रतिक्रिया सामने आई है। हम सीधे रुख करते हैं हमारी सहयोगी भावना का, और भावना इस वक्त आपको आंकड़ों को और विस्तार देती नजर आएंगी कि इस वक्त का जो टैली है वो किन इलाकों से, कहां से, किसके हक में और क्यों जाती दिखाई पड़ रही है। ओवर टू यू भावना। धन्यवाद आरेंद्र। जो जितने सवाल थे ना कि बिहार का बाजीगर कौन, बिहार का खलनायक कौन, बिहार का बिग बॉस कौन, बिहार का किंग कौन, इन सवालों का महज एक ही जवाब है, वो है नीतीश। क्योंकि बम्पर जीत के साथ एक बार फिर नीतीश का जो नारा है 25 से 30, फिर से नीतीश वो साकार हो गया है। क्योंकि एनडीए ने डबल सेंचुरी लगा दी, और ये डबल सेंचुरी सिर्फ आंधी या तूफान नहीं, ये सुनामी लेकर आई है। और अगर सार्वजनिक जीवन की बात करें नीतीश कुमार की, तो ऐसे बड़े कम ही राजनेता हैं जिस पर जनता ने इतने लंबे और कंसिस्टेंट तरीके से विश्वास जताया, और वो है नीतीश कुमार। और अब कुर्सी एक बार फिर 10वीं बार इंतजार कर रही है नीतीश कुमार का बिहार के मुख्यमंत्री बनने का। ऐसे में अब आपको टच स्क्रीन के जरिए बताते हैं बिहार में विधानसभा चुनाव जो 2 चरणों में हुआ, उसके ब्रेकअप 8 से 10 राउंड का जो वोटिंग मतगणना है वो पूरी हो चुकी है, और कहीं कहीं तो नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। आइए प्रमुख जिलों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रमुख जिलों में देखें तो ये तमाम प्रमुख जिले हैं जिन पर नजर थी बिहार की कि किस तरीके से ये जिले इस बार प्रदर्शन करेंगे। लेकिन एनडीए जो एग्जिट पोल पिछले 3 बार से गलत साबित हो रहे थे, एक बार फिर से गलत साबित हुए, क्योंकि 140 से 160 तक का आंकड़ा एनडीए को मिल रहा था, लेकिन एनडीए ने तो सुनामी की लहर लाके 200 का आंकड़ा पार कर दिया है। भागलपुर की बात करते हैं, भागलपुर जिले में चलते हैं तो भागलपुर में देखें तो ये तमाम प्रत्याशी जो थे जिनकी किस्मत इस बार दांव पर लगी थी, उसमें ये प्रत्याशी जो हैं वो आगे नजर आ रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं भागलपुर में 2 सीटें बीजेपी, वहीं जेडीयू को भी कई सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एलजेपी पे मिथुन कुमार जो हैं वो नाथनगर से आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही थी, और दरभंगा में अलीनगर बड़ी महत्वपूर्ण सीट इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि इस समय लोक गायिका जो मैथिली ठाकुर है उनको पहली बार भाजपा की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया था, और तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या मैथिली ठाकुर इस बार जीत हासिल करेंगी कि नहीं। बड़े ज्यादा अंतर के साथ मैथिली ठाकुर ने जीत हासिल की है। इसके साथ साथ और भी कई सीटें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें जो बढ़त है वो एनडीए की साफ तौर पर नजर आ रही है। आरजेडी इस बार हाफ, कांग्रेस को एआईएमआईएम से भी बहुत कम सीटें मिली हैं, यानी कि 4 सीटें मिली हैं। एआईएमआईएम 5 सीटों से आगे चल रही है। इसके साथ साथ आपको बताएं पीके जो कि कहा जा रहा था कि जन स्वराज पार्टी थर्ड फ्रंट के तौर पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, वहां उनको बस्ता पैक करना कहीं ना कहीं पड़ गया है। इसके साथ साथ जिन वीआईपी सीटों की बात कर लेते हैं, वीआईपी सीटों की बात करें तो कई ऐसे प्रमुख चेहरे थे जिन पर इस बार नजर लगाई गई थी कि वो क्या इस बार जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जिसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, मैथिली ठाकुर, वीणा देवी, ऐसे तमाम बड़े नाम थे जो इस बार जिनकी नजरें जिन पर टिकी हुई थी कि क्या इस बार जो उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है ऐसे में वो जीत पाएंगे या नहीं। आइए आपको राघोपुर का हाल बताते हैं, क्योंकि यहाँ कांटे की टक्कर चल रही थी, और राघोपुर से सतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव, यानी कि महागठबंधन का वो मुख्यमंत्री का चेहरा और आरजेडी के नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की साख इस बार दांव पर थी। आप तस्वीरों के जरिए और इन फैक्ट्स के जरिए देख रहे हैं कि किस तरीके से वोटों का अंतर जो करीब 585 कुछ देर पहले आ रहा था वो 4280 के अंतर से अब बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। सतीश कुमार इस समय आगे चल रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव आरजेडी के यहाँ पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए आपको अलीनगर सीट पे बताएं कि मैथिली ठाकुर कितनी सीट से आगे बढ़ी। मैथिली ठाकुर की बात की जाए तो उनकी सीट का कुछ समय पहले अंतर 3000 के वोटों से था, 8551 वोटों का अंतर यहां दिख रहा है। इसके साथ साथ आपको मोकामा सीट पर भी लेकर चलेंगे। मोकामा सीट बहुत महत्वपूर्ण सीट इसलिए मानी जा रही थी क्योंकि मोकामा एक चर्चित सीट थी, हॉट सीट थी, और इस पर जो भी दोनों नेता थे
वो कहीं ना कहीं बड़े ही महत्वपूर्ण इसलिए थे कि अनंत कुमार वर्सेस जो सूरज भान की पत्नी है वो एक दूसरे के सामने नजर आ रही थी। और आपको लेकर चलते हैं बेतिया में किस तरीके का माहौल है। अभी रेणु देवी यहां से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और वाशी अहमद जो कांग्रेस के हैं वो पीछे चल रहे हैं। अभी वोटों का अंतर जो है जो 3619 का यहाँ अंतर जो है वो बताया जा रहा है। इसके साथ साथ दानापुर सीट भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। दानापुर सीट की अगर तस्वीर देखें तो रामकृपाल यादव जो कुछ समय पहले पीछे होते हुए नजर आ रहे थे, पूर्व सांसद हैं। इसके साथ साथ वर्सेस आरजेडी के रीतलाल राय, अब जो वोटों का अंतर है वो 10,143 पहुंच चुका है, यानी वोटों का अंतर बहुत आगे बढ़ चुका है। ऐसे में क्या रामकृपाल यादव की जीत सुनिश्चित समझी जाए, ये आगे नतीजे जब आएंगे तब उसमें देखना होगा। लेकिन ये कुछ सीटें हैं जिस पर आज सभी की नजरें टिकी हुई थी। और अगर क्षेत्रवार की तरीके से देखें तो अगर बिहार के क्षेत्रवार तरीके से देखें तो कुल सीटें जो 243 है उसका आंकड़ा आप देख रहे हैं, एनडीए 200 डबल सेंचुरी लग चुकी है। वहीं महागठबंधन की हालत फिसड्डी साबित हो रही है। 38 सीटों पर सिमट गई है महागठबंधन। किसी ने यह सोचा नहीं था कि इतनी जीत के साथ एनडीए प्रचंड जीत के साथ आगे बढ़ेगी। सीमांचल का क्षेत्र क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, आइए इसकी नजर भी देख लेते हैं। बीजेपी 2020 में भी 8 पे थी, 2025 में, लेकिन अगर आप जेडीयू की तस्वीर देखें तो 4 सीटों के साथ, 1 सीट के साथ बढ़त के साथ यहां आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम वोट शेयर की बात करें यानी कि वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो किस तरीके से इस बार वोट प्रतिशत दिखा, क्योंकि 3 फैक्टर बड़े महत्वपूर्ण काम किए। एक तो था महिला वोटर्स, एक था युवा और एक था जातीय समीकरण। लेकिन हमने देखा कि बिहार में जातीय समीकरण से ऊपर उठकर बिहार की जनता ने इस बार विकास पर वोट किया, क्योंकि विकास के नाम पर इस बार वोट मांगा भी गया। वोट शेयर की बात करते हैं। वोट शेयर में आप देखिए 2025 की ये तस्वीर देखिए, बीजेपी 21%, जेडीयू 19%, एलजेपी 5%। वहीं 2020 की तुलना भी कर लेते हैं। 2020 की तुलना में बीजेपी 19%, जेडीयू 15% और एलजेपी 0 पर थी। लेकिन एलजेपी ने भी इस बार खाता खोला है। कांग्रेस का बहुत बुरा हाल हुआ है इस समय बिहार में। और जिस तरीके से हमने देखा है बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी यहां बनकर उभरी है। कुछ देर पहले नेक टू नेक फाइट बीजेपी और जेडीयू में भी चल रही थी कि बिग ब्रदर कौन, लेकिन बीजेपी ने यहां सुनामी की लहर ला दी है। और ऐसे में साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का मैजिक चल गया है, जादू चल गया है मोदी और नीतीश का। और ये जश्न साफ तौर पर तस्वीरों में भी दिख रहा है। स्टूडियो पर एक बार आपको फिर वापस लेकर चलेंगे। शुक्रिया भावना इस तमाम आंकड़ों को विस्तार से समझाने के लिए कि आखिर किसके हिस्से में कितना वोट शेयर भी आया। और लगभग अगर रफली तौर पे जोड़ा जाए तो लगभग रीवा ये 45% के से ज़्यादा एनडीए के पक्ष में जाता दिखाई पड़ता है। तो 31% के आसपास में लगभग रफली बता रहा हूँ वो महागठबंधन के पक्ष में। तो एक बहुत बड़ा वोट शेयर का भी अंतर और शायद इसीलिए सीटों में भी अंतर दिखाई पड़ा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सबसे सटीक विश्वसनीय आंकड़ों और नतीजों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम जनादेश के साथ। अरे द्रविड़ जी, आपको गैराज छोड़ दो, आइए। काश आप जैसा गेम चेंजर हमारे पास भी होता। है ना, खेती का गेम चेंजर जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी। इसके हर ड्रॉप में है करोड़ों नैनो पार्टिकल्स की शक्ति। नैनो पार्टिकल्स के कारण पत्तियां इन्हें दोनों साइड से अब्सॉर्ब करें बिना वेस्टेज और उपज खूब बढ़ाएं। जय किसान नवरत्ना, नैनो शक्ति, नैनो डीएपी, विज्ञान का वरदान, हर फसल की शान। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। तो खास मेहमान कुछ हमारे साथ और जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राधिका खेड़ा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए भाजपा की प्रवक्ता जुड़ गई है। राधिका, बहुत सारे आपके मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को आप लगातार टारगेट करते हुए ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं। देखिए, आप भी पूरा बिहार घूम के आई हैं, इतना लंबा समय बिहार में घूम के आई हैं। आप भी लगातार बता रही थी कि क्या सच्चाई है। लेकिन आज 14 नवंबर के दिन चाचा नेहरू जी का जन्मदिन होता है और इस दिन कैसे हम राहुल जी को बधाई ना दें 95th चुनाव हारने की। आज दो दिन की बधाई हो गई। ये वाला चिल्ड्रंस डे हमेशा याद रहेगा कि राहुल गांधी अपना 95th चुनाव हारे। रही बात राहुल गांधी की, देखिए उनको मैं समझती हूँ कि इतने सालों में तो वो थोड़े परिपक्व हो गए हैं, समझ गए हैं राजनीति। इसीलिए जैसे ही जनता ने नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़ कहा, वो पहले ही भाग गए, समझ गए थे। वरना आप बताइए, कोई पार्टी अगर सरकार बना रही होती, उनका नेता क्या इंग्लैंड, मस्कट, कोलंबिया, पता नहीं कहाँ है वो जाने,
वहां होते क्या? मुझे लगता है कि आजकल वो जिस देश में घूम रहे हैं वहीं अगला चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि भारत में तो देखिए गाल गलने नहीं वाली, कुछ होने नहीं वाला। भारत सिर्फ चाहता है डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। भारत चाहता है महिला सुरक्षा, किसान की प्रगति, युवा को नौकरी। और जो ये 200 पार, देखिए अभी तो 200 है, 200 पार भी करेगा। जो ये नतीजे आए हैं 18 साल की सरकार के बाद, ये अपने आप में सब इल्जामों का जवाब देता है कि जो लोग बोलते थे विकास नहीं है, नौकरी नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, तो ये नतीजा होता। 18 साल बाद अच्छे अच्छे अपना चुनाव हार जाते हैं। यहाँ पे तो बढ़त हो गई है, अनप्रेसिडेंटेड बढ़त हुई है। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में ऐसा ही, ये तो सिर्फ झांकी है, अगली बारी बिहार की है, फिर धीरे धीरे कर्नाटक, तेलंगाना। कभी ये लोग मैप खोल के देखते भी हैं? लगातार जो एक झूठा नैरेटिव चलाते हैं राधिका जी, लेकिन वो लगातार कहते रहे और अभी भी कह रहे हैं। राधिका जी वो लगातार कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं साहब आप लोग वोट चोरी कर लेते हैं, उनके हिस्से का वोट ले जाते हैं आप लोग, फिर कहते हैं जीत गए। वो आरोप लगा रहे हैं अभी भी। वो है ना, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इतनी कहावतें हैं ना जो उन पे सटीक बैठ रही हैं आज लगातार। कोई भी इंट्रोस्पेक्शन वो खुद के अंदर नहीं करते। चुनाव बिहार में है, जनाब कोलंबिया में है, चुनाव बिहार में है, जनाब मध्य प्रदेश के जंगलों में है, चुनाव बिहार के नतीजे बिहार के यहाँ पे है, तो अब पता नहीं कौन से देश में है। अगर आप जॉर्ज सोरोस चाचा के कहने पे चलोगे तो यहां तो चुनाव नहीं जीत पाओगे। आप देश की जनता को, युवा को बार बार आक्रोश करने की कोशिश कर रहे थे, उनको बांग्लादेश और नेपाल भारत को बनाने की कोशिश कर रहे थे। देश के युवा ने, सबने जवाब दे दिया कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, हम भारत में अराजकता नहीं फैलने देंगे, हम भारत को जलने नहीं देंगे। ये उस पूरे नैरेटिव का भी जवाब है। देखिए, राफेल चोर, चौकीदार चोर, फिर कहा कि ईवीएम गड़बड़ है, अब ईवीएम से ये आ गए, वोट चोरी हो रहा है। लेकिन ये नहीं बोलते कि कर्नाटक में उन्हीं की एक सीट पे इलेक्शन कोर्ट ने कैंसिल किया इसी वोट चोरी के चलते। क्यों राहुल गांधी अपनी इंदिरा जी के बारे में बात करते हैं? आपको याद होगा कुछ ही पिछले ही सेशन में, आप में अगर इंदिरा जी जैसी हिम्मत है, अरे इंदिरा जी को इस बात के लिए भी तो याद करिए कि वोट चोरी होने पे जब पकड़ी गई थी तो उन्होंने क्या किया था, देश में इमरजेंसी लगाई थी। अच्छा, दो और मेहमान जुड़ रहे हैं। श्वेता प्रिया जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ संजय राणा जुड़ गए हैं। लेकिन एक अहम खबर आ रही है और ये आकलन भी है। मुस्लिम बाहुल्य 36 सीटों में से एनडीए को 25 सीटों पर बढ़त है। ये एक बड़ी बात है श्वेता प्रिया जी कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी एनडीए का करिश्मा दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है? देखिए, ये मैंने बोला, ये ना तो किसी जाति के वजह से मिल रहे हैं वोट, ना ही किसी रिलीजन की वजह से, ये विकास की वजह से मिल रहा है। अब वो जातिवाद का कॉन्सेप्ट हट रहा है, वो रिलीजन का कॉन्सेप्ट हट रहा है, क्योंकि पहले ये जातिवाद पे सियासत किया करते थे। अब लोग जागरूक हो चुके हैं। मैंने बताया कई बार, कई प्लेटफॉर्म से बोला है, बिहार की जो जनता है अब वो 1990 से 2005 तक वाली जनता नहीं है। अब उन्हें विकास चाहिए, ना कि ये कम्युनलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट ये लोग लाते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए। जिसकी वजह से आपने देखा होगा अभी सबने खुल के एनडीए को दिया है, क्योंकि उनको भी पता है अगर उन्हें विकास चाहिए तो वो महागठबंधन, महाठगबंधन, महाझगड़ाबंधन में पॉसिबल नहीं है, वो एनडीए डेमोक्रेटिक अलायंस में ही पॉसिबल है। और जिसकी वजह से आप देख रही हैं कि लोगों ने, बिहार की जनता ने, सम्मानित जनता ने वो ठप्पा लगा दिया है, विकास पे ठप्पा लगाया है। और इनका जो नैरेटिव सब सारा प्रोपेगेंडा था, झूठे जुमलेबाजी, उन सबको बिहार की जनता। ठीक है, एक क्विक रिएक्शन इसी बात पर जरा संजय राणा आपसे भी क्विक रिएक्शन ले लेते हैं। ये जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में और उन सीटों पर एनडीए की बढ़त है और एनडीए ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ये क्या संकेत है? रीमा जी, देखिए ऐसा है कि मोदी जी हो चाहे नीतीश बाबू हो, उनका एक ही फॉर्मूला है, सबका साथ सबका विकास। और नो डाउट बिहार की जनता 20 साल से देख रही है कि जो कमिटमेंट, चाहे वो सेंटर में मोदी जी हो चाहे स्टेट में नीतीश बाबू हो, तो कहीं ना जो कमिटमेंट है उसको डिलीवर कर रहे हैं। उस कमिटमेंट में कहीं विश्वास है, नो डाउट। अगर कई लोग बोलते हैं कि भाई मुसलमान लोग बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ परसेंटेज देते हैं। और कहीं ना कहीं पिछले जो नैरेटिव सेट किया गया था कि भाई आप मुस्लिम बाहुल है तो वहां पे वोट नहीं मिलेगा, नहीं, वो भी महिलाएं जो है उनको भी तो लाभ मिल रहा है। जो महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए उनको भी लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं, और बिल्कुल इसी खबर पर हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम बाहुल्य 36 सीटों में से एनडीए को 25 सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यानी जाति धर्म सबसे ऊपर उठकर बीजेपी को 15 सीटों पर बढ़त है। और ये 15 सीटें नरेंद्र मोदी हैं जो अकेले मुस्लिम बाहुल्य सीटें, यानी कि महिलाओं ने
जो महिलाएं दिख रही थी बुरके में और तमाम जगहों पर लंबी लंबी कतार लगा करके, उन महिलाओं ने भी एनडीए को ही चुना है। बिल्कुल, और आप याद कीजिए 2014 के बाद से सबका साथ सबका विकास की जो बात कही गई और उसके बाद में सबका विश्वास जोड़ा गया, आज वो विश्वास नतीजों में, रिजल्ट्स में तब्दील होता दिखाई पड़ रहा है। शायद इसीलिए 36 मुस्लिम बहुल सीटों में से 25 पर एनडीए, जिनमें से 15 पर बीजेपी को बढ़त बनी हुई है। ये दिखाता है काम पर मुहर। अहम खबर यही है कि 2025 की जो ये टैली दिखाई दे रही है, 36 की 36 सीटों के रुझान और नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। आप देखिए जेडीयू 7 है, बीजेपी 7 सीटों पर, जेडीयू 3 पर, एलजेपी 2 पर, कांग्रेस सिर्फ, और आरजेडी 4 पे, और जनसुराज तो खैर है ही नहीं, और बाकी अदर्स के खाते में भी 5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, लेकिन बीजेपी 15 सीटें। ये देखिए रीमा जी, एक चीज समझ में आती है कि मुस्लिमों को खास तौर से इस राजनीति में जो पूरी रही है, सो कॉल्ड सेकुलर जो पॉलिटिक्स थी, उस अपीसमेंट की पॉलिटिक्स में उनको दरी बिछाने वाला मान के रख तस्वीर दिया जो आप गया। दिखा रहे हैं, जरा 2020 से 25 की तुलना करें तो 2020 में 13 सीटों पर बढ़त थी बीजेपी को, जो 15 हो गई है। जेडीयू 4 से 7 पे आई है, एलजेपी तो खैर 3 सीटों पे आ गई क्योंकि पिछली बार उसको एक ही सीट मिली थी। ओवरऑल 6 से कांग्रेस घट के 2 पे गई है, आरजेडी घट के 6 से 4 पे गई है, और अदर्स में 7 से घट के 5 पे गई है। लेकिन सीधे तौर पर बीजेपी और जेडीयू की बढ़त इस इलाके नहीं, अरे इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जानते हैं क्या आया? इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये आया कि जो नैरेटिव विपक्ष की तरफ से बनाने की कोशिश की जा रही थी कि दलित और मुस्लिम या पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में जगह नहीं मिलती है उनको, जबकि यहां पर उन्होंने बताया कि आप हमको दरी बिछाने वाला मत समझिए, हम सिर्फ आपके वोट बैंक नहीं है, हम अपना फैसला खुद करेंगे। और ये बात एआईएमआईएम ने भी वहां समझाई। कांग्रेस से ज्यादा सीटें जो 5 अदर्स आप देखना, ये एआईएमआईएम की सीटें। राजकिशोर जी, क्योंकि जब हम इस पर जब लगातार प्रचार के दरमियान बहस करते थे राजनीतिक, तो कई लोगों ने कहा कि साहब आप मुस्लिमों की बात तो करते हैं, महागठबंधन के आरजेडी हो या कांग्रेस हो, लेकिन उसमें से भी किसकी बात करते हो? पसमानदा मुस्लिमों को लेकर आप अभी कुछ रखते नहीं होनी, तो वो जो एक बाइफर्केशन है उसकी बात भी कहीं ना कहीं नजर आई। नितिन गडकरी जी लाइव इस वक्त है, हम सीधे जरा नितिन गडकरी जी के पास चलते हैं। और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार ने जो प्रगति और विकास करके दिया है, उसी बात का समर्थन बिहार की जनता ने किया है। बिहार में रोड, पानी, बिजली, उद्योग, विकास और रोजगार, ये प्रश्न जो है ये प्राधान्य से सुलझाने चाहिए, लोगों की अपेक्षा है। और पिछले 10 साल में हमारी सरकार ने जो कार्य किया मोदी जी के और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसको सफलता मिली है और बिहार की जनता ने यह ऐतिहासिक जीत एनडीए को दी है। मैं बिहार की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और ये जीत बिहार को एक विकसनशील राज्य में निश्चित रूप से बना के रहेगी, इसी बात का विश्वास व्यक्त करता हूँ। फिर से एक बार बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका अभिनंदन। जिस जीत पे रिएक्शन आया है उसमें नितिन गडकरी के मंत्रालय का भी एक बड़ा रोल है, कह सकते हैं, क्योंकि सड़कों का एक बड़ा जाल भी कहीं ना कहीं बिहार में बना है, बिछा है, जिसका असर भी दिखाई पड़ रहा है कि साहब किस तरीके से विकास को एक नए पंख लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर यही कि बिहार चुनाव में राजद का बुरा हाल है और महज 30 सीटों पर सिमटता हुआ एक तरीके से आरजेडी दिखाई पड़ रही है। महागठबंधन के सीएम चेहरे तेजस्वी अपनी खुद की राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं और करीब 3 से 4 हजार वोटों का अंतर है, जो वो लगातार वो काफी समय से पीछे चल रहे थे। तो ये अपने आप में बात है कि साहब तेजस्वी प्रण के साथ में महागठबंधन ने जिस व्यक्ति को उतारा था वो 12वें राउंड के बाद 4280 वोटों से पीछे है। तो ये अपनी खुद की सीट अगर नहीं बच रही है तो महागठबंधन की स्थिति को आप समझिए कि किस प्रकार की स्थिति बनती नजर आ रही है। बिहार में राजद का बुरा हाल चुनावी प्रदर्शन में साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। इस बीच में लगातार ये टैली जो है वो 200 के आसपास से अब 198 पर एनडीए के पक्ष में, 39 सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाती हुई और कांग्रेस महज 5 सीटों पे अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है, जबकि 90 पर बीजेपी, 80 पर जेडीयू अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और वहीं 20 सीटों पर एलजेपी भी जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। कई नतीजों में तब्दील हो गए तो कई अभी रुझान है, लेकिन कमोवेश ये स्थिति लगातार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शेखर जी, विजय कौशिक आ गए हैं, कांग्रेस के नेता। एक बार जरा उनका रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे हम लोग कि कांग्रेस की तरफ से कुछ तो कोई आए ना बोलने के लिए। विजय कौशिक जी, अब आप अपने आप ही बोल दीजिए आपको क्या बोलना है, क्या ही सवाल पूछे। मुझे केवल इतना कहना है कि राहुल गांधी जी ने जो जैन जी से अपील की है और बिहार की जनता जो ये समझती है कि हमारा वोट चोरी हुआ है। बिल्कुल, और ये राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं,
पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान चुनाव में मुख्यमंत्री पद के दावेदार, और सतीश कुमार जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनसे वो पीछे हैं, जो कि 42,230 वोट हासिल किए, उनके मुकाबले लगभग 4200 कम वोट हासिल किए। और सतीश कुमार के बारे में थोड़ा सा बता दें, सतीश कुमार वही हैं जिन्होंने राबड़ी देवी को भी एक बार हराया था, मतलब मां को हरा चुके हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि बेटे की बारी है, और अगर ये जीत जाते हैं इस सीट से तो ये बहुत बड़ी, एक तरीके से अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव का फ्यूचर इसी पर डिपेंड कर रहा था इस चुनाव। और राघोपुर एक तरीके से आरजेडी की परंपरागत सीट है, और अपनी परंपरागत सीट से अपने खुद के इतने बड़े चुनाव में अगर हार मिल रही है, हालांकि अभी अंतिम आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन 12 राउंड के बाद अगर ये स्थिति है, इसका मतलब अब ये क्रूशियल हो गया है। बिल्कुल, बहुत क्रूशियल हो गया। तो उसके बाद में आप परंपरागत सीट से 12वें राउंड के बाद में, मतलब शायद संभवतः 12वां राउंड है, उसके बाद अगर 4200 वोटों से आप पीछे चल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से कौशिक जी इसी पर रिएक्शन फटाफट दे दीजिए। अब तेजस्वी यादव आपके चेहरे जो है वो भी पीछे, कि राहुल गांधी जी को पहले से ही एक अंदेशा हो गया था कि बिहार में हमारे वोट चोरी होने जा रहे हैं। उसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया और मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और कार्यकर्ताओं से अपील की कि वोट चोरी रोकें। अरे तो चुनाव का बॉयकॉट क्यों नहीं किया राहुल गांधी ने? मैं ये नहीं जान पा रही हूँ। चुनाव का बॉयकॉट ही कर देते, बात ही खत्म थी। सुनिए ना, वोट चोरी का अर्थ ये है कि भी हमारी पार्टी चुनाव का बहिष्कार ना करके उस चोरी पर लगाम लगाना चाहती थी कि जिसके द्वारा जनमत को मोदी सरकार द्वारा चुरा लिया जाता है। उसमें हम असफल सिद्ध हुए हैं, उसमें हम विफल सिद्ध हुए हैं। इस बात सर कैसे चुरा लेते हैं विजय कौशिक जी, ये कैसे चुरा लेते हैं सर? टिकट चोरी, ये टिकट चोरी हुआ विजय कौशिक जी या वोट चोरी हुआ? क्योंकि आपके कांग्रेस के नेता तो कह रहे थे टिकट चोरी हो गया। के नेता हैं और जो उन्हें इस देश में इनपुट्स मिलते हैं उस जानकारी के आधार पर देश में या विदेश में, कहां से इनपुट मिल रहे हैं? वो देश में मिल रहे हैं, विदेश में मिल रहे हैं? तो खुलासा सुनिए ना, ये तो खुलासा राहुल गांधी जी कर सकते हैं, लेकिन उन्हीं के खुलासे के आधार पर आज पूरे हरियाणा में कांग्रेस कैंपेन चला रही है वोट चोरी और सरकार चोरी। विजय जी एक मिनट, एक बड़ा इंटरव्यू इस वक्त नित्यानंद राय का हमारे सहयोगी ने किया है, जरा एक मिनट वो सुन लेते हैं, फिर आपके पास वापस आएंगे और राधिका खेड़ा के पास। बिहार में एनडीए को अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतनी बड़ी जीत की उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी। यह जीत निश्चित रूप से बड़ी जीत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर जो बिहार के लोगों का भरोसा है उसकी जीत है। बिहार में जो विकास की गंगा बह रही है उसकी जीत है। और पराजय है जंगल राज का, महागठबंधन के घमंड का, उनके भ्रष्टाचार और परिवारवाद का, तुष्टीकरण और घोटालों का। तो यह बड़ी जीत है और इस जीत बिहार के बड़े सुनहरे भविष्य की ओर ले जाएगा। प्रचंड मतदान देखने को मिला था, इतिहास बनाया था। एनडीए की जीत ने भी इतिहास बनाया। तो क्या महिला फैक्टर जो था, ज्यादा घरों से निकली थी, उससे ये जीत बड़ी हुई? क्या और फैक्टर है? 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया है और बिहार में भी महिला सशक्तिकरण के लिए इतना काम हुआ है और बिहार के महिलाओं को सीता मैया का मंदिर भी मिला है। तो सबने मिलकर यहाँ काफी मतदान किया, किसान हो, युवा हो, महिला हो या गरीब हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये बड़ी जीत एनडीए को हासिल हुई बिहार में, और ये बिहार की जनता का भरोसा दिखाता है। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, पटना। तो बिल्कुल लगातार बड़े बड़े नेताओं के रिएक्शंस भी आ रहे हैं और एनडीए की तरफ के जो तमाम बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि साहब ये इस काम को समर्थन है जनता का, बिहार की जनता का, जो लगातार इस बात को मानती है कि अगर कोई डिलीवर कर सकता है तो नीतीश और मोदी की जोड़ी ही कर सकती है। एक बार फिर से एनडीए 200 के आंकड़े पे और 37 पर महागठबंधन ठहरता हुआ। विजय सिन्हा एक तरीके से आगे चल रहे हैं लखीसराय की सीट से। ये भी अपने आप में एक आध राउंड के समय अपने इलाके में पिछड़ते नजर आ रहे थे, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार अभी पीछे बने हुए हैं। 12 राउंड की मतगणना के बाद लगभग 4200 वोटों से उनकी अभी वो पीछे चल रहे हैं। मनीष कश्यप पीछे चल रहे हैं। यूट्यूबर अपनी एक बड़ी पहचान रखते थे जनपटिया से, जनसुराज पार्टी से,
चुनावी मैदान में थे, तो वहीं तेज प्रताप यादव भी महुआ से पीछे हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई परिवार और पार्टी आरजेडी से अलग होने के बाद में, लेकिन वो वहां पर पीछे चल रहे हैं। अनंत कुमार सिंह जीत चुके हैं, मोकामा से जेडीयू के 4 बार के विधायक हैं, उन्होंने लगभग 30,000 वोटों के आसपास से जीत हासिल की है। सम्राट चौधरी तारापुर से आगे हैं, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री। आशा के साथ, विश्वास के साथ उनका बहुत बहुत अभिनंदन। अब बिहार के विकास के रास्ते पर बिहार और तेजी से चलेगा। विपक्ष बार-बार कह रहा है कि कोई विषय नहीं है। अरे हार गया तो स्वीकार कर लो। एक भी हिंसा हुई क्या? एक भी हिंसा हुई क्या? जबकि बिहार में हर बूथ पे लूट मार कितनी होती थी। तो आज तो एसआईआर जनता ने देखा कि उनका वोट कटा नहीं है, करोड़ों के लोगों में आए। और जो घुसपैठिए थे उनका वोट अगर नहीं है, वो पकड़ाए, वो आए भी नहीं, तो उससे किसको परेशानी है? तो जनता इन सबों से ऊपर उठकर वोट दी है और जनता ने विश्वास के लिए वोट किया है और विकास के लिए वोट दिया है। लेकिन सर इतना बड़ा नंबर 101 आउट ऑफ मोर देन 90 सिर्फ बीजेपी जीत रहा है, कैसे देखते हैं आप? जनता खड़ी होती है तो ऐसे ही खड़ी होती है। उन्होंने मोदी जी पर विश्वास किया है, भाजपा पर किया है, एनडीए पर किया है। धन्यवाद। एक प्रकार से रविशंकर प्रसाद इस बात को कहते हुए कि जनता का विश्वास पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के काम पे और चेहरे पे आया, और हमने जब विकास किया है तो इस प्रकार की स्थिति आई है, और जो आरोप विपक्ष लगाता है वो एक प्रकार से उसका कोई मतलब नहीं है, उसके कोई मायने नहीं है। तो ये अपने आप में इस वक्त की बड़ी खबर। और एक बार फिर से मंगल पांडे अपनी सीट से आगे हो गए रीमा, और ओसामा साहब जो है वो आगे हैं, और ये अपने आप में बड़ी चीज है कि तेजस्वी पीछे है। मैथिली ठाकुर भी आगे चल रही हैं, देखिए अलीनगर से। तेजस्वी पीछे चल रहे हैं, लेकिन शहाबुद्दीन के बेटे अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, तो ये भी अपने आप बड़ा दिलचस्प है। और विजय सिन्हा भी आगे हो गए हैं। हाँ, लगातार। अब जरा एक बार हमारे सहयोगी विजय मिश्रा जी, विनोद मिश्रा जी, देखिए पहले तो ये टैली जो आ रही है ना, विनोद मिश्रा जी आप ही के पास आना चाहेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। मतलब रीमा, ये हमारे डेटा सेंटर का सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। ये इंपॉर्टेंट एनालिसिस ये है कि आप इसमें देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है। और आप देखिए कि ये कमजोर कड़ी साबित कैसे हुई है। ये आप हमारे इस डेटा सेंटर में देखिए कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी की पहले से सीट थी, वहां कांग्रेस पार्टी बहुत पीछे चल रही है और वहां बीजेपी जीत रही है। आप इस तरह से जो सीट में देखेंगे, वहां हरलाखी देखिए, वहां भी कांग्रेस पार्टी के पहले सीट थी, वहां हरलाखी जेडीयू जीत रही है। तो ये कांग्रेस पार्टी किस तरह से